Now let's discuss about market efficiency and the very important concept of market failure. ये पब्लिक फाइनेंस और बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक कोर टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को आगे समझने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आखिर एक मार्केट होता क्या है? सो व्हाट इज अ मार्केट? देखिए, एक मार्केट कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट है जहां बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। ये एक फिजिकल जगह हो सकती है, जैसे आपका लोकल वेजिटेबल मार्केट जहां आप सब्जी खरीदते हैं, या फिर ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट। दोनों ही एग्जाम्पल्स में इसका कोर फंक्शन सेम है। ये एक सिस्टम है जहां गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फाउंडेशनल अजम्पशन की बात करते हैं जिसे कहते हैं रैशनैलिटी। इसकी डेफिनेशन है द फाउंडेशनल अजम्पशन दैट इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस टू सर्व देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। बेसिकली इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स ये मानकर चलती है कि हर इंसान, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स हमेशा चाहेंगे कि उन्हें सबसे अच्छा पर्सनल बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन मिले और प्रोड्यूसर्स हमेशा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। ये क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी का एक कोर कंसेप्ट है। तो आप सोचिए, जब ये रैशनल कंज्यूमर्स और रैशनल प्रोड्यूसर्स एक मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है? एक आइडियल सिचुएशन में इससे क्रिएट होती है मार्केट एफिशिएंसी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम एक परफेक्टली वर्किंग सिस्टम कह सकते हैं। तो एफिशिएंट आउटकम में होता क्या है? एक परफेक्टली वर्किंग मार्केट सिस्टम जो रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है वो बाय डिफॉल्ट एफिशिएंट होता है। इसका मतलब है कि मार्केट अपने आप, बिना किसी गवर्नमेंट कंट्रोल या एक्सटर्नल डायरेक्शन के, सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से एलोकेट कर देता है। फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। उनका कहना था कि जब हर इंडिविजुअल सिर्फ अपना फायदा देखता है तो अनजाने में वो पूरी सोसाइटी के लिए अचानक से कुछ अच्छा कर देता है। तो यह एफिशिएंसी आती कैसे है? इसका पूरा मैजिक है प्राइसेस में। प्राइसेस एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए लोगों को अचानक से कॉफी बहुत पसंद आने लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। स्टेप 2, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी। ये प्राइस बढ़ना एक सिग्नल है। स्टेप 3, प्रोड्यूसर्स इस हाई प्राइस को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें हाई प्रॉफिट है तो वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और फाइनली स्टेप 4, मार्केट में सप्लाई एडजस्ट हो जाती है और डिमांड और सप्लाई आपस में बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आइडियल चीज़ें हमेशा रियलिटी नहीं होती। रियल वर्ल्ड में एडम स्मिथ का ये इनविजिबल हैंड कभी कभी स्लिप हो जाता है और यहीं से शुरू होता है हमारे इस एक्सप्लेनर का कोर सब्जेक्ट, द रियलिटी ऑफ मार्केट फेलियर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। जब हम मार्केट फेलियर कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट बंद हो गया है या कोलैप्स हो गया है। मार्केट फेलियर का सिंपल मतलब यह है कि मार्केट जैसा थ्योरेटिकली फंक्शन करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा। वो सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज को मिसएलोकेट कर रहा है, जिससे एक इनएफिशिएंट आउटकम निकल रहा है। द कोर इशू इज मिसएलोकेशन। तो चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन in which the free market leads to a misallocation of society's scarce resources. सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि फ्री मार्केट जब अकेले काम करता है तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को गलत जगह लगा देता है। इससे सोसाइटी को जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, यानी सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट में एक इम्बैलेंस आ जाता है। इस मिसएलोकेशन का रिजल्ट दो तरह से हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन तब होता है जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, उसका सोशल कॉस्ट यानी पोल्यूशन से होने वाला नुकसान मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वो ओवर प्रोड्यूस करती रहती है। दूसरी तरफ है अंडर प्रोडक्शन। ये तब होता है जब कोई चीज़ ज़रूरत से कम बन रही हो, जैसे पब्लिक गुड्स, स्ट्रीट लाइट्स। प्राइवेट फर्म्स इन्हें नहीं बनाती क्योंकि इससे प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। दोनों ही केसेस में मार्केट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मार्केट फेलियर से होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और पब्लिक फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इसका असर हम सब पर, पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। देखिए, द कोर प्रॉब्लम इज सिंपल। मार्केट फेलियर का सीधा मतलब है एक इनएफिशिएंट आउटकम। इससे व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है।
व्हाट इज मतलब एक्चुअल रियलिटी, जहां हो सकता है पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, और व्हाट ऑट टू बी मतलब एक सोशली ऑप्टिमल आइडियल सिचुएशन जहां रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज हो रहे हैं। ये जो गैप है इसी को हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। और बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां गवर्नमेंट का रोल शुरू होता है। जब मार्केट का इनविजिबल हैंड फेल हो जाता है और एक इनएफिशिएंट आउटकम क्रिएट होता है, तो उस गैप को ठीक करने के लिए, उस इनएफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। मार्केट फेलियर ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा। The existence of market failure is the primary economic justification for government intervention. अगर मार्केट हमेशा परफेक्ट होता तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करने का कोई रीजन ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि मार्केट फेल होता है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, जैसे पोल्यूशन करने वाली चीजों पर टैक्सेस लगाकर, ग्रीन एनर्जी को सब्सिडीज देकर, या फिर पोल्यूशन के लिए लिमिट सेट करके रेगुलेशंस बनाकर। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने इस एक्सप्लेनर में क्या क्या समझा। हमने मार्केट की डेफिनेशन से शुरू किया, फिर हमने मार्केट एफिशिएंसी के आइडियल कॉन्सेप्ट को देखा, जिसे इनविजिबल हैंड भी कहते हैं। उसके बाद हमने मार्केट फेलियर्स की रियलिटी को समझा, जहां मार्केट रिसोर्सेज को मिसएलोकेट कर देता है। और फाइनली हमने ये देखा कि मार्केट फेलियर ही वो प्राइमरी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पब्लिक फाइनेंस का फाउंडेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मार्केट फेलियर। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो आखिर ये मार्केट फेलियर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां फ्री मार्केट, यानी जो मार्केट अपने आप चलता है, वो रिसोर्सेज को ठीक से यानी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। आप इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे मार्केट एक मशीन है, पर वो ठीक से काम नहीं कर रही। और जब मशीन ठीक से काम नहीं करती तो आउटपुट भी सही नहीं होता। बस वही रिजल्ट यहाँ होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एलोकेशन ऑप्टिमल नहीं होता, जिससे पूरी सोसाइटी को एक लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर झेलना पड़ता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मार्केट फेलियर हमेशा एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। इसकी सीरियसनेस यानी सिवियरिटी के हिसाब से हम इसे दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंप्लीट मार्केट फेलियर और दूसरा है पार्शियल मार्केट फेलियर। चलिए इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस देखते हैं। यहां देखिए, कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब है कि मार्केट वो प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। इट्स लाइक द मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट इज कंप्लीटली मिसिंग, सप्लाई बिल्कुल जीरो है। दूसरी तरफ पार्शियल मार्केट फेलियर में मार्केट एग्जिस्ट करता है, इट फंक्शंस, पर गड़बड़ करता है। वो या तो गलत क्वांटिटी में सामान बनाता है या फिर उसकी प्राइस गलत सेट करता है। तो ये एक इनएफिशिएंट मार्केट का केस है। दोनों ही सिचुएशंस में एंड रिजल्ट सेम है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए अब इस मिसिंग मार्केट यानी कंप्लीट मार्केट फेलियर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तब होता है जब मार्केट कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, चाहे उसकी डिमांड कितनी भी क्यों ना हो। और रीजन सिंपल है, प्राइवेट कंपनीज के लिए कंज्यूमर से उस सर्विस के लिए पैसे लेना प्रॉफिटेबल ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीट लाइटिंग। सोचो, अगर एक प्राइवेट कंपनी आपकी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स लगा दे तो वो हर आने जाने वाले को रोककर पैसे कैसे मांगेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग फ्री में सर्विस यूज करेंगे। इसी को इकोनॉमिक्स में फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। और इसी प्रॉब्लम की वजह से कोई प्राइवेट कंपनी स्ट्रीट लाइट्स जैसी सर्विस देगी ही नहीं। नेशनल डिफेंस इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आते हैं पार्शियल मार्केट फेलियर पर। ये बहुत कॉमन है। यहाँ मार्केट काम कर रहा है बट इनएफिशिएंटली। इसके दो मेन आउटकम्स हो सकते हैं। एक, मार्केट ऐसी चीज़ों का ओवर प्रोडक्शन करता है जिनके साइड इफेक्ट्स सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे फैक्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन या फिर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक कंजेशन। देखो, कार का मार्केट तो है, बट उस कार से जो पोल्यूशन और टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी सोशल कॉस्ट कार की प्राइस में शामिल नहीं है। इसे हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। और इसके ऑपोजिट मार्केट बेनिफिशियल गुड्स जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर का अंडर प्रोडक्शन करता है। मतलब सोसाइटी को इनकी जितनी ज़रूरत है मार्केट उतना सप्लाई नहीं कर पाता। इसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का केस कहते हैं। ओके, अब तक हमने समझ लिया कि मार्केट फेलियर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, द $1 मिलियन क्वेश्चन, आखिर ये मार्केट्स फेल होते ही क्यों हैं? रियल वर्ल्ड में वो परफेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है कि मिलना चाहिए? वेल, इसका जवाब इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में है। वहां एक आइडियल वर्ल्ड की बात होती है, एक परफेक्ट सिचुएशन, जिसे कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये एक सपनों की दुनिया जैसा है जहां बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं, सब बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है और सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं। ऐसे मार्केट में आउटकम होता है परफेक्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। लेकिन जब हम इस आइडियल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं तो पिक्चर बिल्कुल अलग होती है।
रियल मार्केट्स में मोनोपोलीज हैं, इन्फॉर्मेशन सबके पास बराबर नहीं होती और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। बस थ्योरी और रियलिटी के इसी गैप की वजह से मार्केट फेलियर होता है। तो अब इस इनएफिशिएंसी की जड़ तक जाते हैं। लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। मार्केट फेलियर के पीछे 4 मेन कल्प्रिट्स हैं। यू कैन कॉल देम द 4 कोर रीजंस या फिर द 4 पिलर्स ऑफ मार्केट फेलियर। इनको अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो हियर दे आर। पहला है मार्केट पावर, जब कोई एक कंपनी यानी मोनोपोली पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। नंबर 2 है एक्सटर्नैलिटीज। याद है हमने पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम का एग्जाम्पल डिस्कस किया, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है ये। तीसरा पिलर है पब्लिक गुड्स, जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स और नेशनल डिफेंस। और चौथा और आखिरी है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी जब किसी डील में एक पार्टी को दूसरी पार्टी से बहुत ज्यादा पता हो, जिससे गलत डिसीजंस होते हैं। यही वो 4 कोर रीजंस हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट्स फेल क्यों होते हैं। Now let's discuss about market power as a source of failure. So, जब हम market failures की बात करते हैं तो उसके 4 major reasons हैं। और ये market power उनमें से पहला और I'd say सबसे important reason है। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना आगे के टॉपिक्स के लिए absolutely crucial है। तो चलिए, let's dive deep into this. So the first question that probably comes to your mind is, ये market power आखिर है क्या? Well, देखिए, इकोनॉमिक्स में ना हम अक्सर एक आइडियल सिचुएशन से शुरू करते हैं, एक परफेक्ट थ्योरी। उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बट लेट्स बी रियल, असली दुनिया, द रियल वर्ल्ड, वो इस थ्योरी से काफी अलग है। तो चलिए सबसे पहले इसी डिफरेंस को समझते हैं। ओके, सो इन दिस आइडियल वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सारी फर्म्स होती हैं प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर्स, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की बिल्कुल जीरो पावर है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सोचिए, आपकी लोकल सब्जी मंडी। वहां पर लेट्स से 100 किसान हैं और सब के सब एक जैसे आलू बेच रहे हैं। अब आप ही सोचिए, क्या कोई एक किसान अकेले ही आलू का प्राइस बढ़ा सकता है? नो वे। उसको मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। अब आते हैं रियल वर्ल्ड पर, जहां हम देखते हैं मार्केट पावर। मार्केट पावर, इसको मोनोपोली पावर भी कहते हैं। बेसिकली ये एक फर्म की एबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस उसके मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर सेट कर सके। सो व्हाट्स मार्जिनल कॉस्ट? सिंपल वर्ड्स में ये एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा है। तो सोचिए, अगर एक कंपनी उस खर्चे से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पा रही है एंड पीपल आर स्टिल बाइंग इट, इसका मतलब साफ है उसके पास मार्केट कंट्रोल है। तो देखिए, इससे होता क्या है कि मार्केट में 2 तरह के प्लेयर्स की क्लियर कट कैटेगरीज बन जाती हैं। एक तरफ है प्राइस टेकर्स, जिनका प्राइस पर, जैसा हमने देखा, कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ हैं प्राइस मेकर्स, आई मीन द नेम सेज इट ऑल, जिनके पास प्राइस सेट करने की पावर है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट इज द कोर ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। देखिए, प्राइस टेकर्स के केस में मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, प्रोडक्ट्स एकदम आइडेंटिकल हैं और उनका प्राइस पर कंट्रोल जीरो। नाउ कंपेयर दैट टू प्राइस मेकर्स। यहाँ या तो एक ही फर्म होती है, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं, या फिर बस कुछ गिने चुने फर्म्स होती हैं, यानी ओलिगोपोली। उनका प्रोडक्ट यूनिक होता है, अलग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका प्राइस पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। वो मार्केट का प्राइस फॉलो नहीं करते, वो प्राइस खुद बनाते हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से वो लॉन्ग रन में पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज, ये प्राइस मेकर्स आखिर करते क्या है? हाउ डू दे यूज दिस मार्केट पावर? उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? वेल, उनकी सबसे कॉमन और फ्रैंकली सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करना। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मतलब जानबूझकर इंटेंशनली मार्केट में प्रोडक्ट की कमी पैदा करना। और ये स्ट्रैटेजी इट वर्क्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, आपके पास पहले से ही डोमिनेंट मार्केट पावर होनी चाहिए, ऑब्वियसली। स्टेप 2, आप इंटेंशनली अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को कम कर देते हो। स्टेप 3, जैसे ही प्रोडक्शन कम होता है, मार्केट में एक बनावटी कमी, वाई आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है। एंड फाइनली स्टेप 4, ये तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई है, राइट? जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो कंपनी आराम से हाई प्राइसेस चार्ज कर सकती है। इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचिए, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। थिंक अबाउट इट। कंपनीज जैसे नाइकी या एडिडास, वो कुछ स्पेशल डिजाइन्स के बहुत ही लिमिटेड पेयर्स बनाते हैं, राइट? डिमांड लाखों लोगों की होती है, लेकिन सप्लाई बस कुछ 1000 यूनिट्स। और इसी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी की वजह से उन स्नीकर्स का प्राइस स्काई हाई हो जाता है और लोग फिर भी उन्हें खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। दैट राइट देयर इज मार्केट पावर इन एक्शन। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा,
कि अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो प्रॉब्लम क्या है? आई मीन बिजनेसेस तो होते ही प्रॉफिट के लिए हैं। और जानते हैं, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक को लेकर। द रियल इशू यहाँ प्रॉफिट नहीं है। असली प्रॉब्लम वो तरीका है, वो मेथड है जिससे ये प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अ मेथड दैट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी इनटू द मार्केट। So here's the key takeaway, and it's really important. The issue isn't the profit itself. इसे मार्केट फेलियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट किसी बेटर टेक्नोलॉजी या ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं आ रहा। ये प्रॉफिट आ रहा है प्योरली मार्केट पर अपने कंट्रोल का, अपनी डोमिनेंस का फ़ायदा उठाने से। और जब कोई फर्म इस तरह से प्रॉफिट बनाती है तो उसे ओवरऑल इकोनॉमी को आगे जाके नुकसान होता है। Let's look at the actual consequences, point by point. फर्स्ट, प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से यानी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर सेट होता है। सेकंड, इस हाई प्राइस की वजह से बहुत से कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाते, इवन दो वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। थर्ड, और ये बहुत क्रूशल है, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स यानी ऐसी डील्स जिनसे बायर और सेलर दोनों का फ़ायदा होता, वो होते ही नहीं हैं। और फाइनली इस सब का रिजल्ट होता है रिसोर्सेज का मिसएलोकेशन, मतलब रिसोर्सेज वहाँ नहीं जाते जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिस रियली पुट्स एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव। एक तरफ देखिए कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहाँ आउटपुट क्वांटिटी हाई है, इसे हम कहते हैं सोशली ऑप्टिमल लेवल। यहाँ प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, परफेक्ट। अब दूसरी तरफ देखिए मार्केट पावर वाली सिचुएशन, यहाँ आउटपुट क्वांटिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाता है। और इन दोनों आउटपुट्स के बीच का जो गैप है वही सोसाइटी के लिए एक नेट लॉस है। इकोनॉमिक्स में इसे डेड वेट लॉस कहते हैं। सो इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद लेट्स गेट टू द फाइनल वर्डिक्ट। लेट्स फाइनली आंसर मार्केट पावर को आखिर एक मार्केट फेलियर क्यों माना जाता है। Okay, let's do a quick summary of the whole thing. The fundamental problem is this. एक डोमिनेंट फर्म जब सिर्फ अपने प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है, यानी बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, तो इसका रिजल्ट सोसाइटी के लिए सब ऑप्टिमल यानी काफ़ी बुरा होता है। और आउटकम क्या है? सिंपल, मार्केट उस प्रोडक्ट का टू लिटिल प्रोड्यूस करता है, ज़रूरत से कम, और उसके लिए टू मच चार्ज करता है, ज़रूरत से ज़्यादा। और इसका फाइनल रिजल्ट सोसाइटी की ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर रिड्यूस हो जाती है। And at the end of the day, there is a quote that summarizes this entire concept perfectly. The market fails because it does not produce the right quantity of goods and services at the right price. Basically, market इसलिए fail होता है क्योंकि वो ना तो सही quantity में goods बनाता है और ना ही उनके लिए सही price charge करता है। Now let's discuss about the concept of externalities and social costs. देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि मार्केट हमेशा उतना परफेक्टली काम क्यों नहीं कर पाता जितना हम सोचते हैं। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिपल इफेक्ट्स को समझना होगा। रिपल इफेक्ट मतलब उसके इनडायरेक्ट असर। हर बिजनेस डिसीजन का आप देखेंगे एक अनदेखा असर होता है जो इस ट्रांजैक्शन से काफ़ी दूर तक महसूस किया जाता है। तो एक्सटर्नैलिटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ये कहती है कि जब भी कोई कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी का इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी अनजाना असर तीसरे लोगों पर पड़ता है और उस इफेक्ट की जो कॉस्ट है या बेनिफिट है वो मार्केट प्राइस में शामिल नहीं होती, तो उसे हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये कॉस्ट्स या बेनिफिट्स मार्केट के प्राइसिंग सिस्टम से एक्सटर्नल हैं, मतलब बाहर हैं, और इसीलिए प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होते। चलिए एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, मान लीजिए आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए हैं। यहाँ पर इंटरैक्शन किसके बीच में है? सिर्फ आप यानी बायर और सब्जी वाला यानी सेलर। बस द प्राइस सिस्टम इस इंटरैक्शन को बहुत आसानी से एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। जो प्राइस आप पे करते हैं उसमें सभी डायरेक्ट कॉस्ट शामिल होते हैं। लेकिन अब सोचिए एक ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में जिसमें एक्सटर्नैलिटी हो। यहाँ पर पिक्चर में एक थर्ड पार्टी आती है जिस पर एक इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और जिसका उस ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री स्टील बना रही है और उसके प्रोडक्शन से पास की नदी रिवर पल्यूट हो जाती है। तो जो लोग उस नदी के पास रहते हैं, जैसे मछुआरे हो गए या किसान हो गए, वो हैं इसकी थर्ड पार्टी। पोल्यूशन की वजह से उनकी सेहत खराब होती है, उनका काम बंद हो जाता है। ये सब उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन का नेगेटिव असर है जिसके लिए वो लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखिए, एक्सटर्नैलिटीज के लिए ना कई अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे कि स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स या सिंपल भाषा में साइड इफेक्ट्स। इन सभी टर्म्स का मतलब बिल्कुल एक ही है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कोई भी नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि एक्सटर्नैलिटीज आखिर हैं क्या, सवाल ये उठता है कि इनके असर को, इनके डैमेज को नापा कैसे जाए,
मेजर कैसे करें? इसके लिए हमें दो अलग अलग तरह के कॉस्ट्स को समझना होगा। पहला है प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा है सोशल कॉस्ट। पहला है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब वो डायरेक्ट मनी कॉस्ट जो एक फर्म अपनी प्रोडक्शन के लिए उठाती है। ये सारे कॉस्ट फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके लेजर्स में साफ साफ रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारे फैक्ट्री के एग्जाम्पल में ये क्या होगा? ये होगा स्टील का कॉस्ट, वर्कर्स की सैलरी और मशीन चलाने का इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिंपल। और दूसरा है सोशल कॉस्ट। ये है असली यानी कि टोटल कॉस्ट, वो पूरा बोझ जो सोसाइटी को उस प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से झेलना पड़ता है। इसमें आप देखिए फैक्ट्री के प्राइवेट कॉस्ट तो होते ही हैं, पर साथ में पोल्यूशन जैसे हिडन एक्सटर्नल कॉस्ट भी शामिल होते हैं। जैसे पोल्यूशन से जो लोग बीमार हुए उनका हेल्थ केयर का खर्चा, नदी को साफ करने का कॉस्ट और एनवायरनमेंट को जो लंबा चौड़ा नुकसान हुआ वो सब। ये कंपैरिजन टेबल देखिए, इससे डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्राइवेट कॉस्ट वो है जो फर्म डायरेक्टली पे करती है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाती है, जबकि सोशल कॉस्ट में सोसाइटी द्वारा उठाए गए सभी कॉस्ट शामिल होते हैं, जैसे पोल्यूशन और हेल्थ इश्यूज। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है कि फर्म्स अपने बिजनेस डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट के बेसिस पर लेती हैं, जो कि एक अधूरी इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट पिक्चर है। ओके, तो अब जब हम दोनों तरह के कॉस्ट्स को समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं वो सिंपल सा फॉर्मूला जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ये रहा सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। फैक्ट्री के एग्जाम्पल से समझें तो फैक्ट्री के अपने खर्चे यानी प्राइवेट कॉस्ट प्लस पोल्यूशन की वजह से गांव वालों और एनवायरनमेंट को होने वाला नुकसान यानी एक्सटर्नल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर बनता है सोसाइटी का टोटल खर्चा यानी सोशल कॉस्ट। तो जब कंपनीज और पूरा मार्केट इन एक्सटर्नल कॉस्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तब क्या होता है? तब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। और इसी सिचुएशन को इकोनॉमिस्ट्स अपनी लैंग्वेज में मार्केट फेलियर कहते हैं। ये कोड देखिए, ये इस प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। मार्केट फेलियर की असली वजह यह है कि एक्सटर्नल कॉस्ट फर्म्स के इनकम स्टेटमेंट्स में शामिल ही नहीं किए जाते। फैक्ट्री को अपने पोल्यूशन से होने वाले डैमेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इसलिए उसके पास पोल्यूशन कम करने का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव कोई लालच ही नहीं होता। इस बार चार्ट में आप इस डिफरेंस को आराम से देख सकते हैं। ये जो छोटा वाला बार है ये फर्म का प्राइवेट कॉस्ट दिखा रहा है, और ये जो लंबा वाला बार है ये दिखा रहा है सोसाइटी का सोशल कॉस्ट। आप देखेंगे कि जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, सोशल कॉस्ट हमेशा ऑलवेज प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होता है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वही है अनकाउंटेड एक्सटर्नल कॉस्ट, वो नुकसान जिसकी गिनती कहीं नहीं हो रही है। तो आखिर में इस मार्केट फेलियर के फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? समझें। पहला, मार्केट प्राइसेस कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को गलत सिग्नल्स भेजते हैं। दूसरा, पोल्यूशन फैलाने वाले प्रोडक्ट्स अपनी असली सोशल कॉस्ट से बहुत सस्ते लगते हैं। इस वजह से क्या होता है? मार्केट में ऐसी चीजों का प्रोडक्शन सोशली ऑप्टिमल लेवल से कहीं ज्यादा होता है, और अंत में इसका सारा बोझ सोसाइटी को ही उठाना पड़ता है, इन अनदेखे हिडन कॉस्ट्स के रूप में। Now let's discuss about a very interesting economic concept, negative externalities. ये क्या है? आसान भाषा में ये वो अनजाने परिणाम है, वो हिडन कॉस्ट जो हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों से दूसरों पर असर डालते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आखिर हैं क्या? जैसा कि आप स्लाइड पर सबटाइटल देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द हिडन कॉस्ट्स, ये बिल्कुल वही हैं। ऐसी छिपी हुई लागत या हिडन कॉस्ट्स जो अक्सर किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के वक्त हम नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन को आराम से ब्रेक डाउन करके समझते हैं। देखिए, अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी कॉस्ट है जो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से किसी थर्ड पार्टी को झेलनी पड़ती है। अब आप सोचेंगे ये थर्ड पार्टी कौन है? देखिए, हर ट्रांजैक्शन में दो लोग तो होता ही हैं, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाला और कंज्यूमर यानी इस्तेमाल करने वाला। ये हो गई फर्स्ट और सेकंड पार्टी। इनके अलावा जो कोई भी इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हमारा एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो, वो सब थर्ड पार्टी हैं। इसका मतलब साफ है, एक्शन आपका, लेकिन उसकी कीमत कोई और चुका रहा है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हमें दो तरह के कॉस्ट्स के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, प्राइवेट कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है। ये वो कॉस्ट्स हैं जो एक फर्म या एक इंडिविजुअल डायरेक्टली पे करता है। सोचो, फैक्ट्री चला रहे हो तो रॉ मटेरियल्स का पैसा, बिजली का बिल, अपने वर्कर्स की सैलरी, ये सब आपकी प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन अब आती है सोशल कॉस्ट। ये है असली पिक्चर। सोशल कॉस्ट सोसाइटी के लिए टोटल कॉस्ट है।
और इसका फॉर्मूला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस द एक्सटर्नल कॉस्ट। और दोस्तों यही एक्सटर्नल कॉस्ट है हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, वो छिपी हुई लागत जिसे प्रोड्यूसर अक्सर मेरी प्रॉब्लम नहीं है कहकर इग्नोर कर देता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन प्रोडक्शन की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये तब क्रिएट होती हैं जब किसी चीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी उसे बनाने के दौरान, किसी थर्ड पार्टी को अनजाने में नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए इसको एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? फैक्ट्री आराम से एल्यूमिनियम बना रही है, अपने सारे प्राइवेट कॉस्ट्स जैसे मटेरियल्स और इलेक्ट्रिसिटी सब टाइम पर पे कर रही है। सब ठीक लग रहा है, राइट? लेकिन अब देखिए स्टेप 2। प्रोडक्शन के बीच ये फैक्ट्री अपना सारा केमिकल वेस्ट बिना ट्रीट किए सीधा पास की नदी में बहा देती है। अब इसका असर क्या होगा? स्टेप 3 में वो साफ सुथरी नदी पूरी तरह पल्यूट हो जाती है, सारी मछलियां मर जाती हैं और पानी पीने लायक नहीं रहता। और फाइनली स्टेप 4, यही है हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट। उस एरिया में रहने वाले लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बेचारे मछुआरों का काम धंधा बंद हो जाता है। सोचिए, फैक्ट्री का फायदा लेकिन नुकसान पूरी सोसाइटी का। तो अब आइए इन कॉस्ट्स को आमने सामने रखकर एनालाइज करते हैं। देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर है। प्राइवेट कॉस्ट यानी वो खर्चा जो फैक्ट्री ने पे किया, वो थे बॉक्साइट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी और वेजेस। सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है एक्सटर्नल कॉस्ट्स, जिनका बोझ पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ा। गांव वालों के मेडिकल बिल्स, मछुआरों की इनकम का लॉस, उस नदी को साफ करने का खर्चा, और सबसे बड़ा कॉस्ट एक पूरे की पूरी नदी की बर्बादी। यही जो फर्क है ना, वही इस कॉन्सेप्ट का कोर है। तो इस सब का फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? सोचिए, इसका नतीजा ये निकलता है कि वो फैक्ट्री, वो फर्म आखिर में सोशली ऑप्टिमल लेवल से कई ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि फैक्ट्री पूरी सोशल कॉस्ट तो पे कर ही नहीं रही, वो तो सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट देख रही है। और इसी वजह से मार्केट में एल्यूमिनियम का प्राइस भी झूठा यानी आर्टिफिशियली कम रहता है, क्योंकि उस प्राइस में उस नदी की बर्बादी और लोगों की हेल्थ का खर्चा शामिल ही नहीं है। द प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी तक हमने प्रोडक्शन साइड को समझा। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो हमारी डेली लाइफ से और भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन। ये तब होती हैं जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम यानी यूज़ करते हैं और हमारे उस एक्शन से दूसरों को परेशानी या नुकसान होता है। इसका सबसे आसान और रिलेटेबल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना। अब देखिए, जो इंसान स्मोक कर रहा है उसे तो अपना बेनिफिट मिल रहा है, राइट? लेकिन उसके आसपास जो लोग खड़े हैं उनका क्या? उन्हें पैसिव स्मोकिंग से हेल्थ का खतरा हो रहा है, सिगरेट बट से गंदगी फैल रही है, और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए तो वहां खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। ये सब क्या हैं? ये सब हैं एक्सटर्नल कॉस्ट्स, जिनका बोझ वो बेचारे थर्ड पार्टीज उठा रहे हैं। एक और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्लेइंग लाउड म्यूजिक। मान लीजिए आप अपने घर में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनकर एंजॉय कर रहे हैं। ये आपका प्राइवेट बेनिफिट है। लेकिन आपके पड़ोसी, जो शायद पढ़ाई कर रहे हैं या आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपका कंजम्पशन उनके लिए एक एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप उनसे उनका शांति का टाइम छीन रहे हैं। और ये एग्जाम्पल तो हर स्टूडेंट आसानी से रिलेट कर पाएगा। क्लासरूम डिस्ट्रप्शन। जब क्लास में कुछ स्टूडेंट शोर मचाते हैं या आपस में बात करके डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, तो वो सिर्फ टीचर को ठीक से पढ़ाने से नहीं रोकते। इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट बाकी सारे स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के रूप में चुकाना पड़ता है। उनकी लर्निंग इफेक्ट होती है। सोचकर देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर पूरी क्लास की पढ़ाई पर एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डाल रहा है। तो इन सारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन एग्जाम्पल्स का अंजाम क्या है? इसका एक ही अंजाम है, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्केट फेलियर। अब हम समझेंगे कि ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं और ये आखिर मार्केट को फेल कैसे कर देती हैं। ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है। ये कहता है, द पर्सन एंगेजिंग इन द एक्टिविटी डज नॉट फेस द फुल कॉस्ट ऑफ देयर एक्शंस। यानी जो भी इंसान वो काम कर रहा है, उसे अपने एक्शन की पूरी कीमत चुकानी ही नहीं पड़ती। और इसका सीधा रिजल्ट क्या होता है कि वो उस चीज़ को टू मच यानी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस या कंज्यूम करता है, जो कि सोसाइटी के भले के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही मार्केट फेलियर का असली रीज़न है। तो आखिर में इस पूरी डिस्कशन का समरी क्या है? जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं तो इसका अंजाम होता है मार्केट फेलियर, और इसके दो मेन आउटकम्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन।
ऐसे सारे गुड्स जिनके प्रोडक्शन से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जुड़ी हैं, जैसे हमने उस पोल्यूशन फैलाने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री का एग्जाम्पल देखा, वो जरूरत से कहीं ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और नंबर 2, ओवर कंजम्पशन, ऐसे गुड्स जिनके कंजम्पशन से दूसरों को नुकसान होता है, जैसे पब्लिक में सिगरेट्स पीना, वो भी जरूरत से ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। सिंपल शब्दों में, जब एक्सटर्नल कॉस्ट्स को इग्नोर किया जाता है, तब मार्केट एक एफिशिएंट या सही आउटकम दे ही नहीं पाता। Now, let's discuss about our new topic, positive externalities in production and consumption. ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम को समझेंगे और एंड में की टेकअवेज के साथ रैप अप करेंगे। सबसे पहले आइए समझें कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आखिर होती क्या हैं। इस बेसिक आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसका फाउंडेशन यही है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है जब किसी एक पार्टी के एक्शन से, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर, दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट के लिए कोई पेमेंट नहीं की जाती है। आसान शब्दों में, ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से बिल्कुल उल्टा है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में हार्मफुल चीज़ों का ओवर प्रोडक्शन होता है, जैसे फैक्ट्री से पोल्यूशन, जिसे सोसाइटी को कॉस्ट उठाना पड़ता है। इसके आगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में बेनिफिशियल चीज़ों का अंडर प्रोडक्शन होता है, मतलब हमें ये अच्छी चीज़ें उतनी नहीं मिल पाती जितनी सोसाइटी को ज़रूरत है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। हमारा पहला टाइप है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर्स अनजाने में सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के अलावा भी। इसका मतलब है कि जब एक फर्म की प्रोडक्शन से दूसरों को फ़ायदा होता है लेकिन उस फर्म को उस फ़ायदे के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती, ये बेनिफिट मार्केट ट्रांजैक्शन से बाहर होता है, इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज स्किल ट्रेनिंग। इमेजिन कीजिए, एक आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को नई एडवांस टेक्नोलॉजी पर ट्रेन करने के लिए बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, फर्म ए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है जिससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्टेप 2, कुछ टाइम बाद वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जॉब बदलकर फर्म बी ज्वाइन कर लेते हैं। स्टेप 3, अब फर्म बी को ये तैयार स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं बिना उनकी ट्रेनिंग पर एक भी रुपया खर्च किए। तो ओरिजिनल फर्म ने न सिर्फ फर्म बी के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक अनकॉम्पनसेटेड बेनिफिट क्रिएट किया है क्योंकि वर्कफोर्स का ओवरऑल स्किल लेवल बढ़ गया है। एक और क्लासिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एक बी कीपर और पास के एप्पल ऑर्चर्ड का। ये इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखने का एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, यहाँ बी कीपर का प्राइमरी गोल यानी उनका प्राइवेट बेनिफिट हनी प्रोड्यूस करके बेचना है, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये है कि उनकी बीज उड़कर पास के ऑर्चर्ड में एप्पल ट्रीज को पॉलिनेट करती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल बेनिफिट है। इससे सीधा ऑर्चर्ड ओनर की फसल बढ़ जाती है और उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉब्लम यह है कि बी कीपर को इस जरूरी पॉलिनेशन सर्विस के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती, इसीलिए वो सिर्फ हनी के प्राइस के हिसाब से डिसीजन लेंगे और शायद उतनी बीज नहीं रखेंगे जितनी हनी और एप्पल प्रोडक्शन दोनों के लिए बेस्ट होती। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंसेप्ट आगे कैसे बिल्ड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल का पर्सनल कंजम्पशन चॉइस पूरी सोसाइटी को बेनिफिट दे सकता है। ये तब होता है जब किसी एक इंडिविजुअल के गुड या सर्विस के कंजम्पशन से सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिलता है जो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है, और फिर से इस स्पिलओवर बेनिफिट के लिए कोई पेमेंट नहीं की जाती। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आप सिर्फ खुद को उस बीमारी से नहीं बचा रहे, आप अपने आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का चांस भी काफ़ी कम कर देते हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, आपको प्राइवेट बेनिफिट मिलता है, यानी आप बीमारी से बच जाते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल बेनिफिट मिलता है जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको कम्युनिटी के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा समझिए। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे वो शील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये सबसे वल्नरेबल लोगों जैसे न्यूबॉर्न्स या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर सिर्फ अपने प्राइवेट बेनिफिट को ही कंसिडर करते हैं, इसीलिए पब्लिक हेल्थ के लिए जितना ज़रूरी है उससे कम लोग वैक्सीन लगवाते हैं।
एक और सिंपल सा लेकिन प्यारा एग्जाम्पल है एक खूबसूरत गार्डन का। अगर आप अपने घर के बाहर एक शानदार गार्डन बनाते हैं तो उसका सारा खर्चा और मेहनत आप करते हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाला हर इंसान उस खूबसूरत व्यू को फ्री में एंजॉय करता है। ये भी एक पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। तो इन सब एग्जाम्पल्स से मार्केट पर क्या असर पड़ता है? एक्सटर्नैलिटीज को समझना इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए मार्केट फेलियर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो है प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट के बीच का डिफरेंस। प्राइवेट बेनिफिट वो है जो डायरेक्ट कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को ट्रांजैक्शन से मिलता है, लेकिन सोशल बेनिफिट सोसाइटी को मिलने वाला टोटल बेनिफिट है। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, सोशल बेनिफिट होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के हर केस में सोशल बेनिफिट हमेशा प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है। और ये कोर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करता है। मार्केट प्राइस सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए मार्केट एक गलत सिग्नल भेजता है कि वो गुड या सर्विस उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी वो पूरी सोसाइटी के लिए है। वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल फिर से लीजिए। उसकी प्राइस सिर्फ आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन को कवर करती है, पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की जो उसकी इमेंस वैल्यू है उसको नहीं। इसका फाइनल रिजल्ट है मार्केट फेलियर, क्योंकि पूरा सोशल बेनिफिट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ऐसी जरूरी गुड्स और सर्विसेज फ्री मार्केट में हमेशा अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड होती हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटी की भलाई के लिए जितनी जरूरत है उससे कम बनाई जाती हैं और कम यूज होती हैं। अक्सर यहीं पर गवर्नमेंट आगे आती है, सब्सिडीज देकर, जैसे फ्री वैक्सीनेशंस या रिसर्च के लिए ग्रांट्स, ताकि इन चीज़ों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़े और इस मार्केट फेलियर को ठीक किया जा सके। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इस पूरे टॉपिक के की टेकअवेज को एक क्विक समरी में देखते हैं, ताकि हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से रिवाइज कर सकें। ये टेबल आपको एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। इसमें हमने दोनों टाइप्स के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कंपेयर किया है। आप इनकी डेफिनेशंस, दोनों का एक की एग्जाम्पल, मार्केट पर उनका रिजल्ट और उनके पीछे का कोर इकोनॉमिक इशू साफ साफ देख सकते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक नजर में क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं पब्लिक गुड्स और फ्री राइडर प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें मार्केट और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो पब्लिक गुड्स को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उसके ऑपोजिट को जानना जरूरी है, मतलब प्राइवेट गुड्स। एक बार इन दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस पकड़ में आ गया तो पब्लिक गुड्स का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आखिर ये प्राइवेट गुड्स होते क्या हैं? देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अ प्राइवेट गुड इज अ गुड दैट मस्ट बी परचेज्ड टू बी कंज्यूम्ड। सीधे शब्दों में अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सिंपल। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब एक इंसान इसको कंज्यूम कर लेता है तो वही सेम चीज कोई दूसरा इंसान कंज्यूम नहीं कर सकता। बस ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन है। प्राइवेट गुड्स की दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन्हें अच्छे से समझना। पहली है राइवलरस। राइवलरस का सीधा सा मतलब है कि इसमें एक राइवलरी है, एक कंपटीशन है। एग्जांपल से समझो, अगर मैंने एक एप्पल खा लिया तो अब आप वही सेम एप्पल नहीं खा सकते, वो तो खत्म हो गया। एक पर्सन के कंजम्पशन ने दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी ही खत्म कर दी, राइट? अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। इसका मतलब है कि अगर आप पे नहीं करते तो आपको उस चीज को यूज करने से रोका जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मूवी टिकट। टिकट नहीं खरीदी तो सिनेमा वाला आपको एंटर नहीं करने देगा, राइट? यू कैन बी एक्सक्लूडेड। तो अब जब प्राइवेट गुड्स क्लियर हो गए, चलिए आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, पब्लिक गुड्स। और गेस व्हाट, ये प्राइवेट गुड्स के एकदम बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। देखिए डेफिनेशन को, अ पब्लिक गुड इज अ गुड दैट इज बोथ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। ध्यान देना, यहाँ नॉन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन मतलब नहीं, तो नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब लोगों को इसके यूज से रोका नहीं जा सकता, और नॉन राइवलरस मतलब एक के यूज करने से दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम नहीं होती। चलिए इस टेबल को देखिए, इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तरफ प्राइवेट गुड्स, दूसरी तरफ पब्लिक गुड्स। देखो, जब बात आती है कंजम्पशन की तो प्राइवेट गुड्स राइवलरस हैं, लेकिन पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस हैं। और जब बात आती है एक्सेस की तो प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल हैं पर पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। एग्जाम्पल से तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। एक गर्मा गर्म समोसा वो प्राइवेट गुड है, लेकिन सड़क पे लगी स्ट्रीट लाइट वो एक परफेक्ट पब्लिक गुड है। ऑल राइट, अब टाइम है इन दोनों कोर प्रिंसिपल्स को, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, थोड़ा और डीप डाइव करके समझने का।
इससे कॉन्सेप्ट पे जो हमारी ग्रिप है ना वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो सबसे पहले है नॉन राइवल। इसका सिंपल सा फंडा है, वन पर्सन्स कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। यानी आपके यूज करने से मेरे लिए वो चीज कम नहीं होगी, कंपटीशन है ही नहीं। सबसे क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट। सोचो, आप एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो, मैं भी वहां आ जाता हूं, फिर 10 लोग और आ जाते हैं, क्या लाइट कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, सबको उतनी ही रोशनी मिलेगी। एक और सॉलिड एग्जांपल है नेशनल डिफेंस। हमारी आर्मी पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है, मेरे प्रोटेक्ट होने से आपकी प्रोटेक्शन कम नहीं हो जाती, सबको एक साथ इक्वली मिलती है। ओके, अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब है कि एक बार ये गुड प्रोवाइड हो गया ना, उसके बाद किसी को भी इसके बेनिफिट्स लेने से रोकना या तो लिटरली इम्पॉसिबल है या फिर इतना महंगा है कि कोई करेगा ही नहीं। सोचो एक लाइट हाउस के बारे में। समुंदर में वो सभी शिप्स को रोशनी दिखाता है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक शिप जिसने पेमेंट नहीं किया उसके लिए लाइट बंद कर दो? नो वे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम चीज पुलिस सर्विसेज के साथ है। जब पुलिस एक एरिया में पेट्रोल करती है तो वो पूरे एरिया को सिक्योरिटी देती है। वो ये नहीं कह सकती कि इस घर ने टैक्स नहीं दिया तो इनके यहां चोरियां होने दो। प्रोटेक्शन सबको मिलती है। वैसे एक क्विक फैक्ट फॉर योर एग्जाम्स, ये पब्लिक गुड्स की मॉडर्न थ्योरी आई कहां से? वेल, इसके पीछे थे अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट पॉल ए सैमुअल्सन। उन्होंने अपने एक फेमस 1954 पेपर जिसका टाइटल था द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। तो ये नाम पॉल ए सैमुअल्सन जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब तक सब अच्छा लग रहा है, पब्लिक गुड्स, सबका भला। बट वेट, इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं द फ्री राइडर प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का दिल एक सिंपल से सवाल में है, व्हाई वुड आई पे इफ आई कैन गेट इट फॉर फ्री? यानी मैं पैसे क्यों दूं जब चीज मुफ्त में मिल रही है? सोचो एक रैशनल इंसान, यहां रैशनल का मतलब है जो अपने फायदे के बारे में सोचता है। ऐसा इंसान पब्लिक गुड के लिए अपनी जेब से पैसे क्यों निकालेगा? वो सोचेगा, यार मैं क्यों पे करूं, बाकी लोग तो पे कर ही रहे हैं, और जब चीज बन जाएगी तो मुझे उसे यूज करने से तो कोई रोक नहीं सकता, तो मैं तो बस फ्री राइड करूंगा। फ्री राइड मतलब दूसरों के खर्चे पर मजे लेना। चलिए इस फ्री राइडर के दिमाग के अंदर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं उसकी तरह। नंबर 1, वो सोचता है ये जो पब्लिक गुड है ये तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब मुझे कोई इसे यूज करने से रोक नहीं सकता। नंबर 2, तो अगर बाकी सब लोग पैसे दे देते हैं तो मैं तो इसे फ्री में ही यूज कर लूंगा। नंबर 3, इसलिए मेरे पास वॉलंटरीली अपनी मर्जी से पे करने का कोई रीजन, कोई इंसेंटिव ही नहीं है। यहां तक सब ठीक लग रहा है, बट अब आती है द बिग प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 4, जब सोसाइटी का हर एक इंसान अकेले अकेले बिल्कुल यही लॉजिक लगाता है, सब यही सोचते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? स्टेप नंबर 5, रिजल्ट ये है कि कोई भी पे नहीं करता और वो जरूरी पब्लिक गुड जैसे सोसाइटी की एक स्ट्रीट लाइट कभी लगती ही नहीं। तो इस फ्री राइडिंग बिहेवियर का अंजाम क्या हुआ? इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं अ मिसिंग मार्केट। बेसिकली मार्केट ही गायब हो गया। ये मार्केट फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहां मार्केट सिस्टम अपने आप फेल हो जाता है एक जरूरी चीज को प्रोवाइड करने में। अब सवाल उठता है, मार्केट फेल क्यों हुआ? जरा सोचो एक प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, क्या वो कभी पब्लिक गुड्स बनाएगी? कभी नहीं, क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से वो लोगों को पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। और अगर लोग पे नहीं करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट कहां से होगा? नो प्रॉफिट, नो बिजनेस, सिंपल। इसी वजह से एक मिसिंग मार्केट क्रिएट हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक गुड की जरूरत तो है बट कोई प्राइवेट प्लेयर उसको सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। सो जब मार्केट हाथ खड़े कर दे, जब प्राइवेट कंपनीज पीछे हट जाएं, तो पिक्चर में कौन आता है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन निकालेगा? वेल, यहां एंट्री होती है गवर्नमेंट की। इस मार्केट फेलियर को आके ठीक करना ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती कैसे है? उसके पास क्या टूल्स हैं? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट खुद आगे आकर पब्लिक गुड प्रोवाइड करती है, जैसे वो रोड्स बनवाती है, नेशनल डिफेंस को फंड करती है। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? यहां आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। गवर्नमेंट इन चीजों को फाइनेंस करने के लिए वॉलंटरी पेमेंट्स यानी दान नहीं मांगती, वो कंपल्सरी टैक्सेशन का यूज करती है। टैक्स देना आपकी चॉइस नहीं है, वो कंपल्सरी है। और जैसे ही पेमेंट कंपल्सरी हो जाता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम की हवा निकल जाती है, सबको पे करना पड़ता है। इस सिस्टम से ये इंश्योर होता है कि हर सिटीजन उन गुड्स के लिए कंट्रीब्यूट करे जिनका फायदा भी हर सिटीजन को मिलता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को इस सिंपल से समरी टेबल से रैप अप करते हैं। देखिए, एक तरफ है द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? द फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है? मार्केट फेलियर। अब आते हैं द सोल्यूशन पर। सोल्यूशन क्या है?
गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी सरकार का आगे आना। और गवर्नमेंट इसको कैसे फंड करती है? थ्रू कंपल्सरी टैक्सेशन। तो ये है इन शॉर्ट पब्लिक गुड्स, उससे जुड़ी फ्री राइडर प्रॉब्लम और उसके गवर्नमेंट सोल्यूशन की पूरी कहानी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और द लेमन्स प्रॉब्लम। ये मार्केट फेलियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें रियल वर्ल्ड मार्केट्स को बेहतर समझने में हेल्प करता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है यूज्ड कार मार्केट का एग्जाम्पल। ये इतना फेमस एग्जाम्पल है कि इकोनॉमिस्ट जॉर्ज एकल्डॉफ को इस काम के लिए नोबेल प्राइज तक मिला। तो आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक सेकेंड हैंड कार मार्केट में हैं। यहाँ पर बेसिकली दो तरह की कार्स हैं। एक तरफ है पीच, ये एकदम बढ़िया क्वालिटी की रिलायबल कार है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फिट। और दूसरी तरफ है लेमन। देखिए, अमेरिकन स्लैंग में लेमन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो देखने में तो अच्छी लगे पर बाद में खराब निकले। तो लेमन कार वो है जिसमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और बस यही है पूरी प्रॉब्लम की रूट कॉज। सोच के देखिए, जो कार बेच रहा है यानी सेलर, उसको तो अपनी कार के बारे में सब कुछ पता है, A to Z, उसकी सर्विस हिस्ट्री, उसके एक्सीडेंट्स, इंजन की कंडीशन, सब। लेकिन आप एज अ बायर, आपके लिए तो ये कार एक ब्लैक बॉक्स जैसी है। आपको उसकी असली क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन का गैप है, इसकी वजह से मार्केट फेल कैसे हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन की कमी एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, जो आखिर में गुड कार्स के मार्केट को ही कोलैप्स कर देती है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, बायर का डिलेमा। अब क्योंकि बायर को पता नहीं कि कार पीच है या लेमन, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो एक सेफ खेलता है और एक एवरेज प्राइस ऑफर करता है, अच्छी और ख़राब कार की वैल्यू के बीच का प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पीच की वैल्यू है 2 लाख रुपये और लेमन की वैल्यू है 1 लाख रुपये। तो बायर इनका एवरेज यानी 1,50,000 रुपये ऑफर करेगा। अब यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टेप 3, सोचिए जिसके पास अच्छी गाड़ी है, पीच है, आप ही बताइए क्या वो अपनी 2 लाख की कार को 1.5 लाख में बेचेगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। उसे लगेगा कि उसकी कार अंडर वैल्यू हो रही है, तो वो अपनी कार मार्केट से हटा लेगा। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? मार्केट कोलैप्स। सारी अच्छी कार्स, सारे पीचेस मार्केट से गायब हो जाते हैं और बेचने के लिए मार्केट में सिर्फ क्या बचता है? सिर्फ लेमन्स, सिर्फ खराब कार्स। इस तरह गुड कार्स का मार्केट ही खत्म हो जाता है। और इसी सिचुएशन को माय फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्केट फेलियर। सिंपल शब्दों में, मार्केट फेलियर तब होता है जब एक ऐसी डील जिसमें बायर और सेलर दोनों का फायदा हो, वो हो ही नहीं पाती। इस केस में देखिए, एक बायर है जो अच्छी कार खरीदना चाहता है और एक सेलर है जो अपनी अच्छी कार बेचना चाहता है। फिर भी इंफॉर्मेशन गैप की वजह से उनके बीच में डील नहीं हो पा रही। ओके, तो अब जब हमने ये पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया है, तो अब टाइम है इस प्रॉब्लम के पीछे जो कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, उसे फॉर्मली डिफाइन करने का। द लेमन्स प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, जो इसकी जड़ है, वो है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। एसिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक ना हो, यानी अनबैलेंस्ड, और इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। तो सीधा सा मतलब हुआ नॉलेज का इम्बैलेंस। ट्रांजैक्शन में एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे कार वाले एग्जाम्पल में सेलर का नॉलेज लेवल हाई है, उसे सब पता है, जबकि बायर का नॉलेज लेवल लो है, उसे अनसर्टिनिटी फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन तब होता है जब एक पार्टी के पास ट्रांजैक्शन में दूसरी पार्टी से ज्यादा या बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट में चॉइसेस को डिस्टॉर्ट कर देता है। इकोनॉमिक थियोरी में हम जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का अजम्पशन देते हैं, जहां माना जाता है कि सबको सब कुछ पता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन उस अजम्पशन को तोड़ देता है। ठीक है, तो अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता क्या है? इसकी वजह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। आप कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। एडवर्स सिलेक्शन को समझते हैं। एडवर्स का मतलब बुरा और सिलेक्शन का मतलब चुनाव, तो बुरा चुनाव। ये एक ऐसा मार्केट प्रोसेस है जहां बुरे रिजल्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन होने से पहले ही इन्फॉर्मेशन का इम्बैलेंस मौजूद है, और इसके कारण मार्केट में बैड प्रोडक्ट्स या जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट अनजाने में गलत चीजों को चुन लेती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को वापस हमारे लेमन्स प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं। वहां क्या हुआ था? मार्केट ने एडवर्सली सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया? बैड कार्स को, यानी लेमन्स को।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी गुड कार्स, सारे पीचेस तो पहले ही मार्केट से निकल चुकी थी। इसीलिए बायर के पास, बेचारे के पास सिर्फ लेमन्स खरीदने का ही तो ऑप्शन बचा था। और जैसा मैंने कहा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज्ड कार्स तक लिमिटेड नहीं है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। चलिए एक और बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट। आप देखेंगे कि बिल्कुल वही सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट होता है। तो इंश्योरेंस मार्केट में ये साइकिल कैसे चलता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। आपको अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में इंश्योरेंस कंपनी से हमेशा ज्यादा पता होता है, राइट? इसकी वजह से जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनको लगता है कि वो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, वो इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे आगे आते हैं। अब इससे कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है। तो कंपनी क्या करती है? अपने कॉस्ट कवर करने के लिए वो सबके लिए प्रीमियम्स बढ़ा देती है। अब जो हेल्दी लो रिस्क लोग हैं, उन्हें लगता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है और वो इतना पे नहीं करना चाहते, इसलिए वो इंश्योरेंस छोड़ देते हैं। और बस यहाँ से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। इंश्योरेंस पूल में सिर्फ हाई रिस्क लोग बच जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को प्रीमियम्स और बढ़ाने पड़ते हैं और आखिर में मार्केट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इस पूरे टॉपिक के कोर कंसेप्ट्स को एक बार क्विकली समराइज करते हैं। ये की टेकअवेज आपके एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इसके पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को याद रखिए। स्टेप 1, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जब एक साइड दूसरी साइड से ज्यादा जानती है। स्टेप 2, इसकी वजह से होता है एडवर्स सिलेक्शन, जिसका मतलब है कि मार्केट अनजाने में बैड प्रोडक्ट्स या हाई रिस्क पार्टीज को चुन लेती है। और स्टेप 3, इसका फाइनल रिजल्ट हो सकता है मार्केट फेलियर, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं और बेनिफिशियल ट्रेड्स हो ही नहीं पाते। और याद रखिए, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो यूज्ड कार्स, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि फाइनेंशियल लोन्स जैसे मार्केट्स में भी देखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फंडामेंटल मार्केट फेलियर है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी में ट्रस्ट, रेप्यूटेशन और सही रेगुलेशंस इतने एसेंशियल क्यों हैं। जैसे कार मार्केट में वारंटीज, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस या कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, ये सब इसी इन्फॉर्मेशन गैप को कम करने का काम करते हैं ताकि बायर्स को कॉन्फिडेंस मिले और मार्केट ठीक से फंक्शन कर पाए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉरल हैजर्ड। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो इन्फॉर्मेशन फेलियर से पैदा होता है और हमारी डेली लाइफ में इंश्योरेंस से लेकर बैंकिंग तक हर जगह इसका असर दिखता है। तो आखिर ये मॉरल हैजर्ड है क्या? सिंपल शब्दों में समझो कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी डील के होने के बाद आती है। सोचो जरा, एक पार्टी को जब रिस्क से बचने का एक सेफ्टी नेट मिल जाता है तो वो अपना बिहेवियर बदल लेती है। और क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हिडन एक्शंस को कोई देख नहीं रहा और अगर कुछ गलत हुआ भी तो उसका फाइनेंशियल नुकसान उन्हें नहीं बल्कि दूसरी पार्टी को उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स को होता है वो है मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन के बीच का फर्क। चलिए इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हमेशा याद रखिए, एडवर्स सिलेक्शन ट्रांजैक्शन से पहले का प्रॉब्लम है। ये हिडन इन्फॉर्मेशन से जुड़ा है जहां आप गलत पार्टी चूज कर लेते हैं, जबकि मॉरल हैजर्ड वो ट्रांजैक्शन के बाद होता है। ये हिडन एक्शन का प्रॉब्लम है जहां डील फाइनल होने के बाद पार्टी का बिहेवियर बदल जाता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, कार इंश्योरेंस। चलो देखते हैं कि जैसे ही ड्राइवर को रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है, उसका ड्राइविंग बिहेवियर कैसे पलट जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कार है लेकिन कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप कैसे ड्राइव करेंगे? ऑब्वियसली बहुत केयरफुली, है ना? आप रिस्की रोड से बचेंगे, गाड़ी हमेशा सेफ जगह पार्क करेंगे। क्यों भाई? सिंपल, क्योंकि अगर गाड़ी को एक छोटा सा स्क्रैच भी आ गया ना, तो सारा खर्चा 100% ऑफ द कॉस्ट वो सीधे आपकी जेब से जाएगा। लेकिन अब सिनेरियो पूरा बदल गया है। आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। अब क्या होगा? हो सकता है आपका बिहेवियर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। शायद आप थोड़ा तेज चलाने लगें, पार्किंग की उतनी फिक्र ना करें, मतलब थोड़े ज़्यादा रिस्क लें। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके दिमाग के पीछे ये बात बैठ गई है कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो फाइनेंशियल कॉस्ट तो इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करेगी। आप इन अ वे रिस्क से इंसुलेट हो गए हैं। तो चलिए इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ड्राइवर इंश्योरेंस खरीदता है, ठीक है। स्टेप 2, एक्सीडेंट का जो भी फाइनेंशियल रिस्क है वो इंश्योरर पर ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप 3, इस प्रोटेक्शन की वजह से ड्राइवर का बिहेवियर बदलता है, वो कम कॉशियस हो जाता है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम्स भी बढ़ते हैं।
ये देखिए, दिस इज अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हैजर्ड इन एक्शन। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर, हेल्थ इंश्योरेंस। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन यहाँ इसका असर हमें हेल्थ केयर कंजम्पशन पर दिखता है। सोचिए, जब किसी पेशेंट के पास 100% हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है, तो वो महंगे ट्रीटमेंट्स और टेस्ट्स के कॉस्ट के बारे में ज़्यादातर बेफिक्र हो जाता है। उन्हें टेंशन नहीं होती। वो शायद अनएक्सपेंसिव और ज़रूरी नहीं, मतलब अननेसेसरी प्रोसीजर्स के लिए भी हाँ कह देगा, क्योंकि बिल तो उन्हें भरना ही नहीं है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसका बोझ आखिर में बढ़े हुए प्रीमियम्स के रूप में हम सब पर ही पड़ता है। तो हमने एग्जाम्पल्स तो देख लिए, लेकिन इसका मार्केट पर क्या असर होता है? मॉरल हैजर्ड को एक मार्केट फेलियर क्यों माना जाता है? चलिए अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम की जड़ में क्या है? इसकी जड़ है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का इम्बैलेंस। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचने के बाद पॉलिसी होल्डर के बिहेवियर को 24/7 मॉनिटर नहीं कर सकती। उनके पास ये जानने का कोई रियल तरीका नहीं है कि आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं या रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। और यही हिडन एक्शन इस प्रॉब्लम का कोर है, इसकी आत्मा है। और जब मार्केट में ऐसी इन्फॉर्मेशन इम्बैलेंस होती है तो वो एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाता। और इसका सीधा असर प्रीमियम्स पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ता है। जरा सोचिए, इंश्योर्ड लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है? इससे कंपनी के पास आने वाले क्लेम्स का नंबर और उनका साइज दोनों बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने बढ़े हुए कॉस्ट को कवर करने के लिए कंपनी क्या करेगी? वो सबके लिए प्रीमियम्स बढ़ा देगी। इसका अंजाम ये होता है कि जो सेफ ड्राइवर्स हैं उन्हें भी दूसरों के रिस्की बिहेवियर की कीमत चुकानी पड़ती है, और कुछ लोग तो इतने हाई प्रीमियम की वजह से इंश्योरेंस मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। मार्केट्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए कई स्मार्ट तरीके निकाले हैं। आइए उन्हें देखते हैं। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ की टूल्स हैं। पहला है डिडक्टिबल्स, यानी क्लेम का एक छोटा सा हिस्सा आपको अपनी जेब से पे करना होगा। फिर आता है को पेमेंट, जहां हर सर्विस के लिए, जैसे डॉक्टर विजिट के लिए, एक छोटी सी फिक्स्ड फी देनी पड़ती है। एक पॉजिटिव चीज़ भी है, नो क्लेम बोनस। पूरा साल कोई क्लेम नहीं किया तो प्रीमियम पर डिस्काउंट ले लीजिए। और हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है, जैसे टेलीमैटिक्स डिवाइसेस गाड़ियों में लगते हैं जो ड्राइविंग बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। इन सभी सॉल्यूशंस का एक ही मकसद है, स्किन इन द गेम, मतलब इंश्योर्ड पर्सन को भी रिस्क में थोड़ा सा शेयर करवाना, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने रहे। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं। मॉरल हैजार्ड बेसिकली उस बिहेवियर चेंज को कहते हैं जो किसी पार्टी को रिस्क से प्रोटेक्शन मिलने के बाद आता है। ये मार्केट को इनएफिशिएंट बनाता है, और इस सब के सेंटर में इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही चीज़ है, हिडन एक्शन, यानी इन्फॉर्म्ड पार्टी का वो एक्शन जिसे दूसरी पार्टी जो कम इन्फॉर्म्ड है ना तो देख सकती है और ना ही कंट्रोल कर सकती है। और यही इस प्रॉब्लम का कोर है। Now let's discuss about government intervention to minimize market power. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझाता है कि एक फ्री मार्केट में भी सबके लिए फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी बनी रहे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या-क्या स्टेप्स लेती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। देखिए, फ्री मार्केट का आइडिया तो बहुत अच्छा है कि सबको बिजनेस करने की आज़ादी हो, लेकिन जस्ट लाइक अ फुटबॉल गेम, अगर कोई रेफरी ना हो तो गेम फेयर नहीं हो सकता। यहाँ पर वो रेफरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक प्रॉपर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाती है ताकि मार्केट हम सब कंज्यूमर्स के लिए एफिशिएंट और फेयर बना रहे। तो ये मार्केट पावर आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, जब कोई एक कंपनी या फर्म इतनी बड़ी और पावरफुल हो जाती है कि वो मार्केट में प्राइसेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, उसी को मार्केट पावर कहते हैं। वो प्रोडक्ट्स का दाम उस लेवल से कहीं ऊपर रखती है जो एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट में होना चाहिए। इसका सीधा असर हम पर और आप पर पड़ता है। हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं और हमारे पास चॉइसेस भी कम हो जाती हैं। और जब ये मार्केट पावर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो वो बन जाता है मोनोपोली, यानी मार्केट में एक ही फॉर्म का राज, और इसके सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कंपनी जानबूझकर प्रोडक्शन कम कर देती है, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करती है। इससे क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट की कमी हो जाती है और प्राइसेस आसमान छूने लगती हैं। इससे सीधा सीधा कंज्यूमर का नुकसान होता है और पूरा मार्केट इनएफिशिएंट हो जाता है। इसी मार्केट इनएफिशिएंसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क।
यानी गवर्नमेंट गेम के रूल्स सेट करती है। ऐसे कानून बनाती है जो ये इंश्योर करते हैं कि कोई एक प्लेयर पूरा गेम कंट्रोल ना कर ले और सबको खेलने का बराबर मौका मिले। और इंडिया में इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट बहुत ही क्रूशल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना, उसे बनाए रखना और सबसे ज़रूरी हम जैसे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसी एक्ट के अंडर फॉर एग्जांपल सीसीआई ने सीमेंट इंडस्ट्री में बड़े कार्टेल्स पर इन्वेस्टिगेशन करके उन पर हेवी पेनल्टीज लगाई हैं। अब लॉ तो बन गया, पर उसे आखिर इन्फोर्स कौन करेगा? उसके लिए एक स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई। सीसीआई को आप मार्केट का वॉचडॉग भी कह सकते हैं, जो हमेशा नजर रखती है कि सभी कंपनीज इस एक्ट के रूल्स को ठीक से फॉलो कर रही हैं या नहीं। ये एक्ट कुछ खास चीज़ों को साफ साफ मना करता है, उन्हें प्रोहिबिट करता है, जैसे कि कार्टेल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज आपस में सीक्रेटली मिल जाती हैं और प्राइस फिक्स कर लेती हैं। सोचो 4 बड़ी मोबाइल कंपनीज आपस में डिसाइड कर लें कि हम सब डेटा का रेट 500 रुपये से कम नहीं रखेंगे। ये इलीगल है। दूसरा है प्रेडेटरी प्राइसिंग और तीसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जिनको हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या है? सोचिए, एक मार्केट में एक बहुत बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और कुछ छोटी छोटी नई कंपनीज भी एंटर करती हैं। वो बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा गिरा देती है, हत्ता कि कॉस्ट से भी नीचे, कि छोटी कंपनीज उससे कम्पीट ही नहीं कर पाती और उनका बिजनेस बंद हो जाता है। जैसे ही सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं, वो बड़ी कंपनी अचानक से प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और अकेले पूरे मार्केट पर राज करती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है। हर बड़ी इकोनॉमी समझती है कि फेयर कंपटीशन कितना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इसके लिए एंटी ट्रस्ट लॉज हैं और यूके में कंपटीशन एक्ट 1998 है। नाम अलग हो सकता है लेकिन सबका मकसद एक ही है, मार्केट को फेयर और कॉम्पिटिटिव रखना। सिर्फ लॉज बना देना ही काफ़ी नहीं होता। सॉल्यूशन का एक दूसरा बहुत एक्टिव पार्ट है गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्शन। जब ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट फेयरनेस इंश्योर करने के लिए मार्केट में सीधा सीधा इंटरवीन करती है, यानी कदम उठाती है। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है मार्केट लिबरलाइजेशन। आपको याद होगा, एक टाइम था जब इंडिया में कुछ सेक्टर्स जैसे टेलीकम्युनिकेशंस सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में थे। सिर्फ बीएसएनएल या एमटीएनएल का ऑप्शन होता था। फिर गवर्नमेंट ने सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया और आज देखिए रिजल्ट हम सबके सामने है। इतनी सारी कंपनीज हैं और इस कंपटीशन की वजह से ही हमें इतने अच्छे रेट्स और बेहतर सर्विसेज मिलती हैं। गवर्नमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है मर्जर्स और एक्विजिशंस पर नजर रखना। जब दो बहुत बड़ी कंपनीज आपस में मिलने का यानी मर्ज होने का डिसाइड करती हैं, तो इससे एक खतरा पैदा होता है। हो सकता है कि उनके मिलने से मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाए और एक नया सुपर जायंट प्लेयर बन जाए जो मार्केट को डोमिनेट करने लगे। और इसी खतरे को रोकने के लिए गवर्नमेंट की बॉडी यानी सीसीआई के पास पावर है। वो हर बड़े मर्जर प्रपोजल को आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से रिव्यू करती है और अगर उन्हें लगता है कि कोई मर्जर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या उससे कंपटीशन को नुकसान होगा, तो उनके पास उस मर्जर को ब्लॉक करने की यानी रोकने की भी पावर है। वो मार्केट के लिए एक गेटकीपर की तरह काम करती है। अब तक हमने बात की मोनोपोली को रोकने की, पर अब आते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सेप्शन पर, नेचुरल मोनोपोलीज। ये वो सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी ऑपरेट करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी का होना कई कंपनीज के होने से ज़्यादा एफिशिएंट और फायदेमंद होता है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये नेचुरल मोनोपोली है क्या? ये उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाले तारों का नेटवर्क, पानी पहुंचाने वाले पाइप्स का जाल या गैस पाइपलाइंस। इन चीज़ों में मल्टीपल कंपेटिटर्स होना एक्चुअली आम आदमी के लिए ही महंगा और बेकार है। इसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, एक पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी केबल्स या वाटर पाइप्स का नेटवर्क बनाना एक अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव काम है। दूसरा, अब इमेजिन कीजिए अगर 3 अलग अलग कंपनीज एक ही सड़क को बार बार खोदें 3 अलग अलग पाइपलाइंस डालने के लिए, ये तो रिसोर्सेज का, टाइम का और पैसे का टोटल वेस्ट है। इसलिए तीसरा स्टेप यानी एक सिंगल वेल मैनेज्ड नेटवर्क ही सबके लिए सबसे बेस्ट और एफिशिएंट सॉल्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेचुरल मोनोपोली वाली कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है। गवर्नमेंट उन्हें मोनोपोली अलाउ तो करती है, पर उन्हें बहुत हेवीली रेगुलेट भी करती है।
इसके लिए गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेशन यूज करती है, यानी वो कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना प्राइस चार्ज कर सकती है इसकी एक लिमिट, एक कैप सेट कर देती है। इससे ये इंश्योर होता है कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आते हैं दूसरे बड़े एक्सेप्शन पर, और ये वाला तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां गवर्नमेंट इंटेंशनली यानी जानबूझकर एक टेम्पररी मोनोपोली क्रिएट करती है। सवाल उठता है क्यों? ताकि देश में इनोवेशन को यानी नए नए आइडियाज और आविष्कारों को बढ़ावा मिल सके। ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि वेट, अभी तक तो गवर्नमेंट मोनोपोली रोक रही थी, अब अचानक क्रिएट क्यों कर रही है? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। पर इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा, अ वेल थॉट आउट लॉजिक है। आइए इसे समझते हैं। इसका जवाब है पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। जब कोई साइंटिस्ट सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद एक नई लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाता है या कोई राइटर एक अमेजिंग बुक लिखता है, तो गवर्नमेंट उन्हें एक पेटेंट या कॉपीराइट ग्रांट करती है। इसका मतलब है कि कुछ सालों तक, लेट्स से 20 इयर्स फॉर अ पेटेंट, उस इन्वेंशन या क्रिएशन को उनके अलावा कोई और नहीं बना सकता या बेच सकता। ये उनकी मेहनत के लिए एक रिवॉर्ड है और फ्यूचर में और इनोवेशन करने के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव है। ध्यान दीजिए, ये मोनोपोली हमेशा के लिए नहीं बल्कि टेम्परेरी होती है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक डील है। सोसाइटी यानी हम सब थोड़े टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म मोनोपोली और उसकी वजह से थोड़ी हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बदले में हमें मिलता है एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मार्केट में नई नई दवाइयाँ आती हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और नया क्रिएटिव कंटेंट बनता है जो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को आगे ले जाता है। तो चलिए, अब हमने इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। लेट्स क्विकली समराइज एवरीथिंग ताकि सारे की कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। एसेंशियली ये पूरा टॉपिक कंपटीशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। तो ये हैं इस टॉपिक के की टेकअवेज। नंबर 1, गवर्नमेंट हार्मफुल मोनोपोलीज को रोकने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जैसे पावरफुल लॉज का इस्तेमाल करती है। नंबर 2, वो जरूरत पड़ने पर मर्जर्स को ब्लॉक करने और मार्केट्स को लिबरलाइज करने जैसे डायरेक्ट एक्शंस भी लेती है। नंबर 3, नेचुरल मोनोपोलीज और पेटेंट जैसे स्पेशल केसेस में मोनोपोलीज अलाउ की जाती है लेकिन स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ ताकि सोशल गुड हो। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल मार्केट की एफिशिएंसी और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बीच एक सही बैलेंस बनाना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कंट्रोल्स फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हम मार्केट फेलियर को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसे करेक्ट करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा रूल है ना? किसी भी सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और इस केस में हमारी कोर इशू, ऐसी प्रॉब्लम जिसे गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, वो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये वो हार्म, कॉस्ट या इनकन्वीनियंस है जो किसी तीसरे बंदे को यानी थर्ड पार्टी को झेलना पड़ता है किसी और के एक्शंस की वजह से। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल से इसको पक्का करते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो स्टील बनाती है। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी चिमनी से बहुत सारा धुआं निकलता है। फैक्ट्री को तो फायदा हो रहा है, उसके कस्टमर्स को भी स्टील मिल रहा है, लेकिन वो जो धुआं है ना, वो आसपास के गांव में जा रहा है। वहां के लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं। तो ये जो गांव वाले हैं, ये हैं थर्ड पार्टी। इनका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्हें नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब गवर्नमेंट का गोल क्या है? गवर्नमेंट का गोल है इस एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इंटरनलाइज द एक्सटर्नैलिटी। इसका मतलब है कि पॉल्यूटर को यानी उस फैक्ट्री को उसके पॉल्यूशन से हो रहे एक्सटर्नल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। मतलब उस कॉस्ट को फैक्ट्री के बिजनेस डिसीजंस का हिस्सा बनवाना ताकि वो उस कॉस्ट को भी कंसिडर करें। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि गवर्नमेंट इसे सॉल्व कैसे करती है। गवर्नमेंट के पास कई टूल्स होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही पावरफुल और सीधा साधा मेथड है डायरेक्ट कंट्रोल्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है द कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है ना? चलिए अब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, कमांड एंड कंट्रोल। मतलब गवर्नमेंट यहां पर कमांड देती है और फर्म्स को कंट्रोल करती है। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, जैसे आर्मी में होता है ना, जनरल ने ऑर्डर दिया और सबको फॉलो करना है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट सीधे उन फर्म्स या इंडिविजुअल्स के एक्शंस को रेगुलेट करती है जो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है आपको ये करना है या आपको ये बिल्कुल नहीं करना। इसमें कोई इफ या बट नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट या तो कुछ एक्टिविटीज को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देती है, मतलब बैन लगा देती है, या फिर उन पर ऐसे स्ट्रिक्ट लिमिट्स और रूल्स थोप देती है जो सबको हर हाल में फॉलो करने ही पड़ते हैं।
और ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस आप देखेंगे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। स्टेप 1, गवर्नमेंट एक क्लियर स्ट्रिक्ट रूल या स्टैंडर्ड सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फैक्ट्री इस केमिकल का यूज़ नहीं करेगी। स्टेप 2, सभी फर्म्स और इंडिविजुअल्स को वो रूल मानना ही पड़ेगा। देयर इज नो नेगोशिएशन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इट्स मैंडेटरी। और स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एनफोर्समेंट। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है यानी वायोलेशन करता है तो उस पर भारी फाइन्स लग सकते हैं और कुछ सीरियस केसेस में क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन, नो मैसिंग अराउंड। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं डायरेक्ट कंट्रोल्स के टाइप्स में। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे एक्सट्रीम टाइप है प्रोहिबिशंस एंड बैन्स। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो उसको आगे पीछे लिमिट विमिट करने के बजाय गवर्नमेंट कहती है बस खत्म, इसे पूरी तरह से बंद करो। सो इट्स अबाउट कंप्लीटली फॉरबिडिंग अ हार्मफुल एक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल्स तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। आप जानते हैं, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज या ऑफिसेज में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे सेकेंड हैंड स्मोक का नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होता है जो नॉन स्मोकर्स की हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो गवर्नमेंट ने इस एक्टिविटी को ही बैन कर दिया, सिंपल। एक और पावरफुल एग्जाम्पल है बैनिंग टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे डीडीटी, जो पहले खेती में यूज होता था लेकिन बाद में पता चला कि ये एनवायरनमेंट और इंसानों के लिए बहुत डेंजरस है। तो गवर्नमेंट ने इसके यूज पर कंप्लीट प्रोहिबिशन यानी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यहां लिमिट से काम नहीं चलता, सीधा बैन करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हर चीज़ को हम बंद नहीं कर सकते, है ना? प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो जहां बैन करना प्रैक्टिकल नहीं है, वहां गवर्नमेंट एक दूसरा टूल यूज़ करती है, और वो है गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स। यहां गवर्नमेंट एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट कहती है आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे सेट किए हुए इन लीगल लिमिट्स और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होगा। तो ये एक तरह का मिडिल पाथ है। अब इसमें भी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स मेनली 2 तरह के होते हैं। इस डिफरेंस को अच्छे से समझिएगा। पहला है एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसका फोकस होता है आउटकम पर, यानी रिजल्ट पर। गवर्नमेंट कहती है हमें इससे मतलब नहीं कि आप कैसे करते हो, बस आपकी फैक्ट्री या गाड़ी से इतना ही पोल्यूशन निकलना चाहिए, यानी पोल्यूशन की क्वांटिटी पर एक लीगल लिमिट लगा दी जाती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। इसका फोकस होता है मेथड पर, यानी तरीके पर। यहां गवर्नमेंट कहती है आपको ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट यूज करना ही पड़ेगा। जैसे एक टीचर 2 तरीके से होमवर्क दे सकती है। एक कहे मुझे 1000 वर्ड का ऐसे चाहिए, टॉपिक तुम चूज कर लो, ये हुआ एमिशन स्टैंडर्ड, फोकस ऑन आउटकम। दूसरी टीचर कहे तुम्हें इन 5 स्पेसिफिक बुक्स से ही पॉइंट्स लेकर ऐसे लिखना है, ये हुआ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, फोकस ऑन मेथड। एमिशन स्टैंडर्ड में फर्म को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो सस्ते तरीके ढूंढ सकती है, जबकि टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, जो कहा है वही करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एमिशन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, ये पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी पर लीगल लिमिट्स हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इंडिया का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको शायद याद हो, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक थी। उसी के बाद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पावरफुल एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पावर्स दी हैं। इसके अंडर गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग एमिशन स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकती है, और अगर कोई फर्म इन लिमिट्स को क्रॉस करती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भारी फाइन से लेकर क्रिमिनल चार्जेस तक शामिल हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स पर। यहां गवर्नमेंट क्या नहीं बल्कि कैसे पर फोकस करती है। गवर्नमेंट फर्म्स को फोर्स करती है कि वो स्पेसिफिक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल करें। इससे फर्म्स को पोल्यूशन कम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की चिमनीज में स्क्रबर्स लगाना। ये स्क्रबर्स एक तरह के फिल्टर का काम करते हैं और हवा में जाने से पहले ही हार्मफुल गैसेस को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को, पकड़ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है जो हम सबकी गाड़ियों में होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये डिवाइस गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी एक्सट्रीमली जहरीली गैस को कम हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आखिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सोच के देखिए। जब गवर्नमेंट एक फर्म को फोर्स करती है कि वो महंगा डिवाइस खरीदे और लगाए, तो उस फर्म का खर्चा बढ़ जाता है ना, यानी उसका प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये एक तरह से पोल्यूशन से होने वाले सोशल कॉस्ट का पार्ट है। तो इससे क्या हुआ, फर्म का प्राइवेट कॉस्ट अब सोसाइटी के ट्रू सोशल कॉस्ट के ज्यादा करीब आ गया। और इसका रिजल्ट, अब क्योंकि प्रोडक्शन महंगा हो गया है, फर्म या तो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी या फिर वो कोशिश करेगी कि कोई और सस्ता और साफ तरीका ढूंढे। दोनों ही केसेस में ओवरऑल पोल्यूशन कम हो जाता है।
तो ये एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करने का एक तरीका है। डायरेक्ट कंट्रोल्स के आर्सेनल में एक और टूल है, इसे कहते हैं प्रोडक्शन कोटाज। ये भी बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ गवर्नमेंट पोल्यूशन की जगह सीधा प्रोडक्शन पर ही लिमिट लगा देती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर हार्मफुल गुड की टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कह सकती है कि पूरे देश में एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर केमिकल का प्रोडक्शन 1000 टन से ज्यादा नहीं होगा। बस लिमिट सेट हो गई, अब सारी कंपनीज को मिलकर उस लिमिट के अंदर ही रहना है। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। हमने काफी कुछ कवर किया है और ये क्विक रिकैप आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत ही काम आएगा। सो लेट्स गेट अ बर्ड्स आई व्यू। तो हमने आज डायरेक्ट कंट्रोल के 4 मेन मेथड्स देखे। सबसे पहला और सबसे स्ट्रिक्ट था प्रोहिबिशंस एंड बैन्स, जैसे पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग पर बैन। फिर हमने देखा एमिशन स्टैंडर्ड्स, जहां पोल्यूशन की क्वांटिटी पर लिमिट लगाई जाती है, जैसे अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में होता है। उसके बाद था टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, जहां स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूज करना कंपलसरी होता है, जैसे कार्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स। और आखिर में हमने बात की प्रोडक्शन कोटास की, जहां सीधा हार्मफुल गुड के प्रोडक्शन की क्वांटिटी को ही लिमिट कर दिया जाता है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल्स का सबसे बड़ा प्रो ये है कि ये बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। सीधा रूल है, सीधा फॉलो करना है। और जहां बात बहुत ही डेंजरस सब्सटेंसेस की आती है, वहां ये बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन इनके कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा कॉन है कि ये काफी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ये फर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते कि वो पोल्यूशन कम करने के लिए अपने हिसाब से सस्ता और बेहतर तरीका यानी इनोवेशन ढूंढ सकें। गवर्नमेंट जो मेथड बता देती है, बस वही फॉलो करना पड़ता है, भले ही उससे बेहतर तरीका अवेलेबल हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट बेस्ड अप्रोचेस टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिससे हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट बेस्ड अप्रोच आखिर है क्या। उसके बाद हम 2 की सॉल्यूशंस को डिटेल में देखेंगे। पहला है पोल्यूशन टैक्सेस और दूसरा है ट्रेडेबल परमिट्स। हम उनके चैलेंजेस को भी समझेंगे और हाँ, एंड में इन दोनों का एक क्विक समरी, एक कंपैरिजन भी करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मार्केट बेस्ड एनवायरमेंटल अप्रोचेस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम फर्म्स पर सीधे सीधे रूल्स लगाने के बजाय उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं। एक तरह से उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो पोल्यूशन कम करें। अच्छा, चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच एक ऐसी एनवायरमेंटल पॉलिसी है जो प्राइस मैकेनिज्म्स का यूज करती है, जैसे कि टैक्सेस या सब्सिडीज। इसका मेन गोल फर्म्स के बिहेवियर को इस तरह से बदलना है कि उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, यानी उनका अपना फायदा, वो सोसाइटी के फायदे से अलाइन हो जाए। बेसिकली इस सिस्टम में प्राइसेस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि पोल्यूशन कम करना फर्म्स के लिए नेचुरली प्रॉफिटेबल बन जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले सोल्यूशन पर, द पोल्यूशन टैक्स। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। पोल्यूशन पर एक प्राइस टैग लगा दो। इससे क्या होगा कि कंपनीज के लिए पोल्यूशन करना फाइनेंशियली महंगा हो जाएगा। इस टैक्स को पिगुवियन टैक्स भी कहते हैं। ये नाम ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट AC पिगू के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1920 में इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट हर फर्म जो पोल्यूशन इमिट करती है, उसके हर यूनिट ऑफ पोल्यूशन पर एक स्पेसिफिक टैक्स लगाती है। इसका मेन पर्पस पोल्यूशन से होने वाले सोशल डैमेज को एक मॉनेटरी प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक फर्म पोल्यूशन क्रिएट करती है, फिर गवर्नमेंट उस पोल्यूशन पर टैक्स इंपोज कर देती है। इस टैक्स की वजह से फर्म का जो प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अब फर्म के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो टैक्स से बचने के लिए पोल्यूशन कम करे या फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे। और जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में उसकी डिमांड नेचुरली कम हो जाती है। तो देखा आपने, दोनों ही सिचुएशंस में फाइनल रिजल्ट होता है ओवरऑल पोल्यूशन रिडक्शन। ये जो सिंपल सा मॉटो है ना, मेक द पोल्यूटर पे, ये पिगुवियन टैक्स के पूरे प्रिंसिपल को बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जो जितना पोल्यूशन करेगा वो उतना ही पे करेगा। सिंपल और इफेक्टिव आइडिया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स थियरी में इतने परफेक्ट लगते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में अक्सर कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पोल्यूशन टैक्स के साथ क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जुड़ी हुई हैं। इसके 2 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है सेटिंग द राइट टैक्स रेट।
देखिए, गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि टैक्स की एग्जैक्ट रेट क्या होनी चाहिए जो पोल्यूशन से होने वाले सोशल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर हो। सोच के देखिए, अगर टैक्स बहुत कम हुआ तो फर्म्स आराम से पे कर देंगी और पोल्यूशन कम ही नहीं करेंगी, और अगर टैक्स बहुत ज्यादा हो गया तो पूरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। और दूसरा चैलेंज है इन इलास्टिक डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब लोग उसे खरीदेंगे ही चाहे प्राइस कितना भी हो जाए, जैसे कि पेट्रोल या जरूरी दवाइयां, तो फर्म आसानी से टैक्स का सारा बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देगी और पोल्यूशन कम करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे, और मैं कहूंगा एक ज्यादा स्मार्ट अप्रोच पर, ट्रेडेबल एमिशंस परमिट्स। इसे कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं, और ये एसेंशियली पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक मार्केट ही क्रिएट कर देता है। इस सिस्टम के 3 कोर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एक टोटल लिमिट यानी कैप सेट करती है कि एक इंडस्ट्री से मैक्सिमम कितना पोल्यूशन हो सकता है। फिर इस टोटल कैप को परमिट्स में डिवाइड करके फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और आखिर में फर्म्स को इन परमिट्स को आपस में ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है, यानी वो इन्हें खरीद और बेच सकती हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये इंजीनियस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये कॉन्सेप्ट पहले सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप है द कैप, जहां गवर्नमेंट साइंटिफिक बेसिस पर डिसाइड करती है कि एक इंडस्ट्री के लिए टोटल एक्सेप्टेबल पोल्यूशन लेवल कितना होगा। दूसरा स्टेप है द परमिट्स। यहां इस टोटल कैप को छोटे छोटे परमिट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक परमिट मतलब 1 टन ऑफ कार्बन एमिशन, और फिर इनको फर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है द ट्रेड। यहां एक मार्केट ओपन होता है जहां जिन फर्म्स के लिए पोल्यूशन रिड्यूस करना सस्ता है वो अपने एक्स्ट्रा परमिट सेल कर सकती हैं, और जिन फर्म्स के लिए महंगा है वो मार्केट से और परमिट्स बाय कर सकती हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 फर्म्स हैं। एक है फर्म ए, जिसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो बहुत कम खर्चे में अपना पोल्यूशन रिड्यूस कर सकती है। और दूसरी तरफ है फर्म बी, जिसकी फैक्ट्री बहुत पुरानी है और उसे अपग्रेड करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब देखिए मार्केट का जादू कैसे काम करता है। फर्म ए, जिसका क्लीन अप कॉस्ट बहुत लो है, वो आसानी से अपना पोल्यूशन कम कर लेती है। इससे उसके पास एक्स्ट्रा परमिट्स बच जाते हैं, जिन्हें वो मार्केट में सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। वहीं दूसरी तरफ है फर्म बी, जिसका क्लीन अप कॉस्ट बहुत हाई है। उसके लिए फैक्ट्री अपग्रेड करना परमिट्स खरीदने से ज्यादा महंगा है। तो उसके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? सिंपल, वो फर्म ए से एक्स्ट्रा परमिट्स बाय कर लेती है। तो इस सिस्टम का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टोटल पोल्यूशन गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए कैप के अंदर ही रहता है, यानी हमारा एनवायरमेंटल गोल अचीव हो गया। साथ ही पोल्यूशन रिडक्शन वहां होता है जहां ये सबसे सस्ता है, यानी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, जिससे सोसाइटी का ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। और आखिर में ये सिस्टम इनोवेशन और एफिशिएंसी को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जो फर्म्स एफिशिएंट है वो अपने परमिट सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकती हैं। विन विन सिचुएशन, राइट? चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं और इन दोनों पावरफुल पॉलिसीज का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। इससे आपको इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों अप्रोचेस का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, पोल्यूशन टैक्स में गवर्नमेंट पोल्यूशन का प्राइस फिक्स करती है और मार्केट डिसाइड करता है कि उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन होगी। इसका की चैलेंज, जैसा हमने डिस्कस किया, सही टैक्स रेट सेट करना है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडेबल परमिट्स में गवर्नमेंट पोल्यूशन की क्वांटिटी फिक्स करती है, जिसे हम कहते हैं कैप, और मार्केट उस क्वांटिटी के बेसिस पर परमिट का प्राइस डिसाइड करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पोल्यूशन रिडक्शन की गारंटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो दोनों ही पावरफुल मार्केट बेस्ड अप्रोचेस हैं, लेकिन उनका कोर मैकेनिज्म, उनका काम करने का तरीका फंडामेंटल लेवल पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। Our next topic is merit and demerit goods. ये 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जो सोसाइटी और मार्केट पर बिल्कुल अलग-अलग असर डालती हैं। एक तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो चीजें हैं जो समाज के लिए अच्छी हैं, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो हार्मफुल हैं। चलिए इस इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें। तो सबसे पहले मेरिट गुड्स आखिर है क्या? ये वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसीलिए इन्हें सोशली डिजायरेबल कहा जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनके बेनिफिट सिर्फ यूज करने वाले को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान अच्छी एजुकेशन लेता है तो वो एक बेटर सिटीजन बनता है, इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जिसका फायदा सबको होता है। लेकिन यही पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फ्री मार्केट को ठीक
ठीक से हैंडल नहीं करने देती, क्योंकि लोग तो सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के हिसाब से खरीदते हैं। इसलिए ऐसी जरूरी चीजें मार्केट में अंडर कंज्यूम्ड हो जाती हैं, यानी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इसीलिए इनका प्रॉपर कंजम्पशन इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इन इम्पोर्टेंट गुड्स को प्रमोट करती कैसे है? अगर मार्केट फेल हो रही है तो गवर्नमेंट इस मार्केट फेलियर को ठीक करने और इनकी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या करती है? उसके पास कई पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं। लेट्स लुक एट द की मेथड्स। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है सब्सिडीज, यानी गवर्नमेंट इन चीज़ों को सस्ता बना देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें अफोर्ड कर सकें। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर LPG सिलेंडर्स पर सब्सिडी मिलती है, जिससे घरों में पोल्यूशन कम होता है और सबकी हेल्थ इंप्रूव होती है। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम रखी जाती है। इससे प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प मिलती है और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सब्सिडीज का बोझ सीधा गवर्नमेंट के खजाने पर पड़ता है। लेकिन कई बार सिर्फ सब्सिडीज काफ़ी नहीं होती। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़कर खुद ही प्रोवाइडर बन जाती है। इसे कहते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, शायद रिमोट एरियाज में या गरीब लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड ना करे। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे एम्स, जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट बहुत ही कम कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं, या केंद्रीय विद्यालयास, जो पूरे देश में एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और फिर आता है गवर्नमेंट का तीसरा और सबसे पावरफुल टूल, कानून, यानी रेगुलेशन या कंपल्शन। इसमें गवर्नमेंट ज़रूरी चीज़ों का कंजम्पशन लीगली कंपल्सरी बना देती है। जैसे इंडिया में द राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी बच्चा बेसिक एजुकेशन से दूर ना रहे। ठीक उसी तरह ट्रैफिक सेफ्टी के लिए हेलमेट्स पहनना कंपलसरी है और पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ वैक्सीनेशंस को मैंडेटरी किया जा सकता है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। ओके, अब तक हमने उन गुड्स की बात की जिन्हें गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। ऐसी चीजें भी हैं जिनकी कंजम्पशन को गवर्नमेंट रोकना चाहती है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डीमेरिट गुड्स का। ये मेरिट गुड्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं और सोसाइटी के लिए हार्मफुल माने जाते हैं। ये स्लाइड दोस्तों इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का कोर डिफरेंस बहुत ब्रिलियंटली समराइज करती है। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। एक तरफ है मेरिट गुड्स जिनके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, यानी इनके फायदे सबको मिलते हैं, इसलिए फ्री मार्केट में ये अंडर कंज्यूम्ड होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करती है। अब आइए इसके ठीक ऑपोजिट डी मेरिट गुड्स पर। इनके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, यानी इनका नुकसान सबको उठाना पड़ता है, इसलिए फ्री मार्केट में ये ओवर कंज्यूम्ड हो जाते हैं और गवर्नमेंट को उन्हें डिस्करेज करना पड़ता है। ये सिंपल सा कंपैरिजन इन दोनों आइडियाज का फाउंडेशन है। तो इन डीमेरिट गुड्स की असली पहचान क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो ना सिर्फ कंज्यूमर के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं। इनमें होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसका मतलब है कि इनके नेगेटिव इफेक्ट्स सिर्फ कंज्यूमर तक ही नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के स्मोक करने से पैसिव स्मोकिंग के थ्रू दूसरों की हेल्थ भी खराब होती है, या फिर ड्रंक ड्राइविंग से सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान को भी खतरा होता है। इन्हीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से इन्हें सोशली अनडिजायरेबल माना जाता है। तो गवर्नमेंट इन हार्मफुल गुड्स को रोकने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज करती है। उसके पास 4 पावरफुल हथियार हैं। पहला है इकोनॉमिक टूल, हाई टैक्सेस। टोबैको और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स पर सिन टैक्सेस लगाए जाते हैं ताकि वो इतने महंगे हो जाएं कि लोग उन्हें खरीदने से पहले 2 बार सोचें। जब टैक्स से बात ना बने तो दूसरा है पावरफुल टूल, कंप्लीट बैंड्स, जो हार्ड ड्रग्स जैसी एक्सट्रीमली हार्मफुल चीजों पर लगाया जाता है। तीसरा है साइकोलॉजिकल टूल, इन्फॉर्मेशन एंड एड रेगुलेशंस, जैसे सिगरेट पैक्स पर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स देकर लोगों के दिमाग पर असर डालना। और चौथा है डिसिप्लिनरी टूल, स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन करना या स्कूल्स के पास लिकर शॉप्स खोलने पर रोक लगाना। ये सब सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बस टैक्स लगा दो या सीधा बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? वेल, रियलिटी में इन गुड्स को रेगुलेट करना सबसे डिफिकल्ट पॉलिसी चैलेंजेस में से एक है। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये स्लाइड 2 सबसे बड़े चैलेंजेस को बिल्कुल आसानी से समझाती है। पहला है इनइलास्टिक डिमांड। इसका सीधा सा मतलब है एडिक्शन। सिगरेट्स या अल्कोहल जैसी चीजें एडिक्टिव होती हैं, इसलिए इनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आदत से मजबूर लोग उन्हें खरीदते रहते हैं। इससे कंजम्पशन शायद कम ना हो,
लेकिन उनकी जेब जरूर खाली हो जाती है। और इसी एडिक्शन से जुड़ा है दूसरा और शायद सबसे बड़ा चैलेंज, इलीगल ब्लैक मार्केट्स। जब गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देती है या किसी चीज को बैन कर देती है तो लोग इलीगल सोर्सेज ढूंढने लगते हैं। इससे काला बाजारी शुरू हो जाती है, जहां ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई कंट्रोल होता है, ना ही गवर्नमेंट को कोई टैक्स रेवेन्यू मिलता है। ये एक क्लासिक पॉलिसी डायलेमा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में। तो आज हम इन 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे पब्लिक गुड्स से, यानी ऐसी चीजें जो मार्केट अकेले प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मार्केट प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करती है। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन फेलियर और इनइक्वालिटी जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझेंगे। फिर आएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट फेलियर, जहां हम देखेंगे कि कभी कभी सोल्यूशन ही एक नई प्रॉब्लम बन जाता है। और लास्ट में हम इन सबको एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में कंक्लूड करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, पब्लिक गुड्स एंड डायरेक्ट प्रोविजन। यहाँ हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी सर्विसेज हैं जो एक फ्री मार्केट अपने आप हमें आमतौर पर प्रोवाइड नहीं कर पाता। ओके, तो यहाँ एक टी टर्म है प्योर पब्लिक गुड्स। इसके 2 मेन फीचर्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, नॉन राइवलरस। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज़ कम नहीं होती। सोच के देखिए, एक स्ट्रीट लाइट, अगर आप उसकी रोशनी में खड़े हैं तो किसी और के लिए रोशनी कम तो नहीं हो जाती, राइट? और दूसरा फीचर है नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब आप किसी को यूज करने से रोक नहीं सकते। स्ट्रीट लाइट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जिसने टैक्स नहीं दिया उस पर रोशनी नहीं पड़ेगी। और इस नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर की वजह से ही जन्म होता है फ्री राइडर प्रॉब्लम का, जहां लोग बिना पे किए ही सर्विस का पूरा फायदा उठाते हैं। तो फिर इस फ्री राइडर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, यहाँ पर गवर्नमेंट पिक्चर में आती है विद डायरेक्ट प्रोविजन। गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनीज ये नहीं प्रोवाइड कर सकती तो हम करेंगे। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? हम सबके दिए गए टैक्स से, यानी जनरल टैक्सेशन से। सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेशनल डिफेंस। देश की सुरक्षा सबको मिलती है, राइट? एक और एग्जाम्पल है स्ट्रीट लाइटिंग, जिसका फायदा हर आने जाने वाले को होता है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे म्यूजियम्स या नेशनल पार्क्स, जहाँ एंट्री रोकी जा सकती है, तो वहाँ गवर्नमेंट एक छोटी सी एंट्री फी चार्ज कर लेती है। ठीक है, पब्लिक गुड्स के अलावा मार्केट में एक और बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और वो है प्राइसेस को लेकर। अब हम अपने दूसरे सेक्शन में देखेंगे कि जब मार्केट में प्राइसेस अनफेयर हो जाते हैं, या तो आसमान छूने लगते हैं या बिल्कुल गिर जाते हैं, तब गवर्नमेंट बीच में कैसे आती है। देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 मेन हथियार हैं, प्राइस सीलिंग्स और प्राइस फ्लोर्स। पहले बात करते हैं प्राइस सीलिंग की। जैसा नाम से ही क्लियर है, सीलिंग यानी छत, इसका गोल होता है ज़रूरी चीज़ों को गरीबों के लिए अफोर्डेबल रखना। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है जिससे ऊपर कोई सेलर नहीं बेच सकता, जैसे ज़रूरी दवाइयों पर प्राइस कैप्स या शहरों में रेंट कंट्रोल। अब आते हैं दूसरी तरफ, प्राइस फ्लोर पर। फ्लोर यानी फर्श, इसका गोल होता है प्रोड्यूसर्स या वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है जिससे नीचे कोई बायर पे नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसानों के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज लॉज। चलिए, प्राइस फ्लोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन एग्जाम्पल MSP को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है ताकि फार्मर्स को मार्केट में प्राइसेस के अचानक गिरने से बचाया जा सके। ये एक तरह की गारंटी है कि मार्केट में चाहे जो भी प्राइस हो, गवर्नमेंट उनसे उनकी फसल एक प्री डिटर्मिन्ड मिनिमम प्राइस पर ज़रूर खरीद लेगी। इससे फार्मर्स की इनकम स्टेबल रहती है। लेकिन हाँ, ये हमेशा एक हाईली डिबेटेड पॉलिसी रही है, क्योंकि इस पर बहस चलती है कि इससे मार्केट प्राइसेस पर क्या असर पड़ता है और गवर्नमेंट के खजाने पर कितना बोझ आता है। अब तक हमने पब्लिक गुड्स और प्राइसेस की बात की, लेकिन मार्केट में कुछ और तरह की फेलियर्स भी होती हैं जिनका प्राइस से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। अब हम उन्हीं नॉन प्राइस रिलेटेड मार्केट फेलियर्स को एड्रेस करेंगे। यहाँ 2 की इंटरवेंशंस हैं। पहला, करेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फेलियर। सोचिए, आप कुछ खरीदने जाते हैं पर आपको उसके बारे में पूरी या सही जानकारी ही नहीं है। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, राइट? इसका सोल्यूशन है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे फूड प्रोडक्ट्स पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का लेबल कंपल्सरी करना, या फिर सेबी का कंपनीज पर रूल लगाना कि वो अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स इन्वेस्टर्स के सामने रखें ताकि कोई फ्रॉड ना हो।
दूसरा नॉन प्राइस फेलियर है इनइक्वालिटी। फ्री मार्केट सिस्टम में अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ सकता है। इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाती है, यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देता है, और फिर इस टैक्स के पैसे से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस जैसी स्कीम्स चलाती है ताकि जरूरी चीजें गरीबों तक पहुंच सकें। अब तक हमने गवर्नमेंट को एक हीरो की तरह देखा है जो मार्केट की गलतियों को सुधारने आती है। लेकिन अब आती है कहानी में एक क्रिटिकल ट्विस्ट। क्या होता है जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी सॉल्यूशन खुद ही एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दे? इसी को कहते हैं गवर्नमेंट फेलियर। ये कोट इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब मार्केट फेलियर को ठीक करने का इलाज यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन असल बीमारी से भी ज्यादा बुरा और तकलीफदेह साबित हो जाए। तो चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। गवर्नमेंट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट का इकोनॉमी में दखल देना या तो इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी कोई काम का नहीं रहता, या उससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, या फिर वो ऐसी नई और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है जिस मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए वो लाया गया था। थियरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में गवर्नमेंट फेलियर दिखता कैसा है? अब हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी ऐसे नतीजे जिनके बारे में सोचा नहीं गया था। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहाँ हर अच्छे इंटेंशन वाले इंटरवेंशन का एक पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने फूड पर प्राइस सीलिंग लगा दी ताकि सबको सस्ता खाना मिले। अच्छा आइडिया है, पर इसका नतीजा क्या होता है? सप्लायर्स कम प्राइस पर माल बेचना ही नहीं चाहते, जिससे मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है और ब्लैक मार्केट शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए तो लोग टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस से इतना पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है कि उनका फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता है। और सब्सिडीज़, कई बार प्रोड्यूसर्स उन पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि वो रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज़ करने लगते हैं। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? हम आ गए हैं अपनी आखिरी सेक्शन पर। सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि पॉलिसी मेकिंग कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। तो एक अच्छे पॉलिसी मेकर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करो कि मार्केट फेलियर आखिर है क्या। स्टेप 2, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से होने वाले बेनिफिट्स को आराम से असेस करो। स्टेप 3, उतना ही जरूरी है कि गवर्नमेंट फेलियर के पोटेंशियल रिस्क्स एंड कॉस्ट्स को भी असेस करो। और स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसाइड। इंटरवीन तभी करना है ओनली इफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट से काफी ज्यादा हों। सिंपल रूल है, बेनिफिट्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट्स। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल समरी क्या है? देखिए, असली चैलेंज एक परफेक्ट मार्केट या एक परफेक्ट गवर्नमेंट के बीच चूज करना नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। The real challenge for any economy is to find the right balance. हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एक टूल की तरह स्ट्रेटेजिकली यूज करना है ताकि मार्केट फेलियर्स को ठीक किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही हमें गवर्नमेंट फेलियर के रिस्क से हमेशा अवेयर, हमेशा सतर्क रहना है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां हमें सीखते रहना है और अडैप्ट करते रहना है।